औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका अगस्त 2026 का KF2 का सेशन। इस सेशन में लास्ट जो सेशन था उन बच्चों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हर दफ़ा जब हमें बैच मिलता है और उस बच्चे की जो हम ग्रूमिंग करते हैं और वहाँ से हमें कुछ ब्रिलियंट बच्चे मिल जाते हैं जो हमें कॉल करके और बैच की बिगनिंग से लेके बैच की एंड तक साथ देते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो उनको डे 1 पे मैंने कहा था कि बेटा साथ दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक दिया, पेपर हुआ। और उस पेपर की ख़ास बात ये थी कि मैंने इस दफ़ा, चूँकि आपने देखा है कि सबसे बेहतरीन प्रेडिक्शन करता है कौन, जो पूरा बेस ही करता है प्रेडिक्शन का काम ही प्रेडिक्शन मशीन है, वो है AI। वो ऑब्वियसली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने से ही उसकी बिगनिंग हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लार्ज लैंग्वेज मॉडल वगैरह सारा आपको पता होगा। तो उसको यूज़ करते हुए इस दफ़ा मैंने की थी प्रेडिक्शंस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पेपर की प्रेडिक्शन थी, मालिक का बहुत बहुत करम हुआ। डर भी लग रहा था, प्रोफेशनल जजमेंट भी थी, टेक्नोलॉजी यूज़ भी कर रहे थे। डर ये लगता है कि भाई अगर प्रेडिक्शन गलत हो गई तो बच्चा पीछे पड़ जाता है, ठीक है कि सर ये आपकी प्रेडिक्शन है। मगर अल्लाह का करम हुआ कि 100% प्रेडिक्शन सही निकली। और वो जब ग्रुप में बच्चों ने कहा ना कि सर ये आपकी प्रेडिक्टेड पेपर था, तो बस शुक्र है, पहले तो सजदा किया गया, अल्लाह शुक्र तेरा, इज़्ज़त भी बच गई और साथ में बच्चों का काम भी हो गया। तो दोस्तों मैं हर दफ़ा हर बैच से कुछ ना कुछ चीज़ें देखता हूँ। दो चीज़ें मैं आपसे बिगनिंग पे ही शेयर कर देता हूँ कि हर बैच के लिए जब एक मेरा बैच एंड होता है तो पेपर तक बस सांस अटका आप हमारा भी होता है कि भाई पेपर कैसा आ रहा है, और उसके फौरी बाद काम से लग जाते हैं उन लेसन्स को आगे रखते हुए जो हमें पिछले बैच को पढ़ाते हुए मिले थे। मेरा अपना ज़ाती व्यू अपने बारे में कभी भी ये नहीं है कि भाई मैं चूँकि टैक्स कमिश्नर हूँ, पाकिस्तान में टैक्स के जो बड़े बड़े जिसको कहा जाता है, अल्लाह ने जिनको इज़्ज़त दी है टैक्स की पढ़ाने की और टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन की, अल्लाह ने उनमें नाम डाला है, हूँ गरीब। मतलब आपको मेरी कोई खात नहीं है, ये नहीं समझिएगा कि कोई बड़ी तोप चीज़ हूँ, बट अल्लाह ने बहरहाल इज़्ज़त दी है, कमिश्नर हूँ, टैक्स ऑफिस में काम भी करता हूँ। तो बहरहाल वो इंट्रोडक्शन में जिन बच्चों को वो नहीं जानते तो दूंगा इस सेशन में। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो पिछला बैच था उसमें से हमेशा मैं क्या करता हूँ, मैं ख़ुद को हमेशा बताता हूँ कि बेटा तू कोई 30 मार खान नहीं है भाई, तू पहली बैच का पहला टीचर है, नया टीचर है, मेहनत कर, तारिक तूने भाग भाग तारिक भाग, ये बोलता हूँ ख़ुद को। तो इस दफ़ा भी इसी तरह किया कि पिछले बैच को पहले एनालाइज किया और वहाँ से वो दो चीज़ें मैं हमेशा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ और उसकी बेसिस पे अगले बैच की प्लानिंग भी करता हूँ और काम भी शुरू करता हूँ। आपके लिए जो चीज़ें हमने लास्ट बैच और लास्ट ट्रेंड से देखी, उसकी वजह से बहुत कुछ नया डेवलप किया। और उस डेवलपमेंट में आप लोग तो पेपर देख के शायद आराम कर रहे थे, मैंने आराम नहीं किया बेटा, और मेरा आराम इस दफ़ा है भी नहीं। वो इसलिए नहीं है कि इस दफ़ा हमें बहुत कम टाइम मिलने जा रहा है, अगस्त में अटैम्प्ट है। अब अगर अगस्त में अटैम्प्ट होगा तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपके पास टोटल जो अगस्त की वजह से टाइम मिल जाएगा वो 4 महीने मिलेगा, ठीक है। हरेश बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपने जो बात की है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं आपको पहले बताऊं कि किस तरीके से हम लेके चल रहे हैं, और आज ही हमारी लर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं देखता हूं कि कोई भी बंदा, जब ये जो कि बिज़नेस का स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है कि बिज़नेस में सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसीलिए मैंने इदारे का नाम रखा STT सॉल्यूशंस, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना ही वैल्यू एडिशन का काम करता है। तो कोई भी बंदा ड्रिल मशीन क्यों परचेज़ करता है? ड्रिल मशीन परचेज़ करने की वजह क्या होती है? उसको वॉल में, दीवार में उसको सुराख करना है। तो उसका पर्पज़ ड्रिल मशीन है या होल इन द वॉल? तो आप अगर मुझे बताएं कि जब बच्चा मेरे पास आता है कि यार सर तारिक तूने उसे टैक्स पढ़ना है, टैक्स कमिश्नर हैं, रीजंस बताते हैं, लॉजिक बताते हैं, या आप इसलिए कहते हो कि सर तारिक तूने उसे टैक्स पढ़ना है क्योंकि पेपर पास कराते हैं, तो भाईजान मैं इस बात पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि बच्चा मेरे पास आता है ताकि उसका टैक्स का पेपर पास हो। वो मेरे आके ना यहाँ पे लेक्चर्स को और मुझे देखने नहीं आता, ना इवन मेरे लेक्चर्स को सुनने आता है, ना मेरा डेवलप किया हुआ मटेरियल यूज़ करता है। ये सारी मीन्स हैं
रास्ते हैं उसके मकसद हासिल करने के लिए। तो मैं हमेशा खुद को बोलता हूँ तारिक चुनियो, अगर ये तूने मकसद हासिल नहीं किया तो तेरे लेक्चर्स, तेरी नॉलेज, तेरी एक्सपर्टीज़, तेरा मटेरियल फजूल है। तो इसको एनालाइज करते हुए मैंने कहा कि इस दफ़ा जो बैच आ रहा है उसको भी क्या चाहिए भाई, याद रखना, थ्रू आउट द बैच आपको याद कराऊंगा आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए होल इन द वॉल या आपको चाहिए ड्रिल मशीन? होल इन द वॉल, रिमेंबर दिस। तो मैं खुद को याद कराता रहूँगा कि मेरे बच्चों के पेपर पास कराने, मैंने पेपर पास कराने में अगर मेरा रोल नहीं है तो मुझे हक नहीं है यहाँ पे बैठने का, ठीक है। तो पहला तो ये मैंने याद कराया। और दूसरा, हमेशा मैं देखता हूँ कि व्हाट आर द पेन पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स क्या हैं, बच्चा को कहाँ तकलीफ होती है उसको रिलीव करो। तो मैंने देखा कि जो पेपर पैटर्न है, जो हम इंशाल्लाह अगली चंद क्लासेस में आप एक एक्सपर्ट लेवल बन जाओगे इंशाल्लाह। चंद क्लासेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि टोटली रीडिज़ाइन कर दिया है मैंने इंटायर मेथोडोलॉजी को और मटेरियल को, तो ताकि कम टाइम के अंदर ये कराया जाए। और रीज़न यही है कि जो पुराने स्टाइल से पढ़ाएगा वो फंसेगा, या तो उसको आखिर में आके वो सारी लेक्चर्स रिकॉर्डिंग में दे देंगे, और रिकॉर्डिंग का क्या हाल होता है आप खुद तजुर्बा रखते हो। रिकॉर्डिंग देखता कौन है भाई? रिकॉर्डेड वर्जन जो है अगर लेना हो तो लाइव क्लासेस के लिए बंदा क्यों पे करे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, वो रिकॉर्डेड वर्जन पिछले बैच के डिज़ाइन किए होते हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक लेक्चर भी रिकॉर्डिंग में ना दूँ, कोशिश यही होती है। इस दफ़ा अल्लाह खैर करता है, इंशाल्लाह दिन रात करके हम काम करेंगे। तो वो पेन पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई किया कि पेपर पैटर्न चेंज होता रहता है, तो क्यों ना ऐसा एक मैनुअल डिज़ाइन किया जाए जिसमें हर पॉसिबल वे का सवाल बनाया जाए। और उसी में लग गए, ऑलरेडी मेरा डेवलप किया हुआ था, दिन रात करके ये डेवलपमेंट मैंने की है। और उसमें आपके सामने एक मेरा मास्टरपीस है इंशाल्लाह, जो मेरी सबसे अब तक की बड़ी कंट्रीब्यूशन है CMA KF के स्टूडेंट्स के लिए, और वो क्या है, टैक्सेशन की प्रैक्टिस किट। अब इस प्रैक्टिस किट को भी मैं इंट्रोड्यूस करूँगा और आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये शुक्रिया है उन बच्चों का जो मेरे लास्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन सब का, और उनके प्यार का, उनकी इज़्ज़त का, और इंशाअल्लाह अल्लाह उनको बहुत आगे ले जाएगा। और जो एक बच्चे ने पूछा है कंपनी लॉ, वो बिल्कुल मैं पढ़ाता हूँ, कंपनी लॉ का पोर्शन मैं ही पढ़ाता हूँ। तो आप में से जिसने नहीं दिया होगा उनसे मुलाकात होगी वहाँ पे कंपनी लॉ में। बट यहाँ पे जो मेन बात है दोस्तों वो ये है कि जो लास्ट बैच वाले थे उनको भाई का शुक्र सलाम। अब हम आज के सेशन पे आते हैं। आज के सेशन पे अगर आप आएँ तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात क्या है, 3 चीज़ें हैं आज हमारी। नंबर 1, पढ़ाने वाला कौन है, यानी टीचर का तारुफ होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जानते हैं मगर फिर भी रस्म और रिवाज है तो वो भी हम करेंगे। सेकंड ये है, सब्जेक्ट का भी तारुफ होना चाहिए और मटेरियल भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के बाद हम आज ही लर्निंग के काम से लग जाएंगे, ठीक है। अब एक मैं बहुत मैंने जैसे कहा ना कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बैठ के सोची हैं और काम किया है, मुझे आराम नहीं मिला बेटा। आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने 8-8 घंटे के सेशंस बैठ के सिंगल सिटिंग में बैठ के इस बैच के लिए तैयारी की है, ताकि आप बच्चों के लिए आसानी की जा सके। आपके वो जो पेन पॉइंट्स हैं ना, पेन जब आपके परेशानी होती है, तकलीफ होती है मेंटल, वो ना हो। इस दफ़ा एंड पे आके आपको जो पिछले जो बच्चे थे उन लोगों ने, उन दोस्तों ने जो, अगर वहाँ से मैंने कहा ना, उन बच्चों की तरफ से जो मुझे इनपुट आता है मैं उसको ऑनर करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ हमेशा कि दोस्तों आप लोगों ने जब भी कोई मशवरा दिया होता है वो हमारे सर आंखों पे होता है। क्योंकि बेटा मकसद क्या है हम दोनों का, आपका पेपर पास हो। मकसद याद रखना, ड्रिल मशीन परचेज करना नहीं है, किसी टीचर के जाके लेक्चर नहीं सुनने, उसके जोक नहीं सुनने, या उसकी हमने कोई तकरीरें नहीं सुननी, उसके हमने पेपर पास करना है। तो सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अगर पेपर पास नहीं हुआ तो होल इन द वॉल नहीं हुआ, तो फिर हमारा ड्रिल मशीन लेने का फ़ायदा क्या। तो इसी मकसद को आगे रखते हुए हम आज का सेशन अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, मैं आपको ब्रीफली पहले 3 चीज़ों का इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले तो जो फर्स्ट चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो क्या है, ये आप देख रहे हैं आपके सामने में जो लिखूंगा ना इस दफ़ा, वो आपसे नोट्स बनवाऊंगा नहीं, मैं आपके लिए खुद बनाऊंगा, आपके नोट्स में बनाऊंगा इस दफ़ा, ठीक है। ऐसे नोट्स बना के दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको इस दफ़ा एक बात बतानी है। वो क्या बतानी है कि जब बच्चा एंड पे आके फंस रहा होता है ना, और उस बच्चे से मैं फ़ोन पे रब्ता होता है और मैं उसको एनालाइज कर रहा होता हूँ, उसके सवालों को देख के, उसके इनपुट को देखते हुए, ग्रुप के सवालों को देख के, तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा होता है कि बच्चा एक दफ़ा पढ़ाने से नहीं सीखता। क्यों नहीं सीखता? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, इस दफ़ा जो मैंने कहा ना कि पिछले बैच की लर्निंग क्या है,
ठीक है, क्या तारिक तुमने होल इन द वॉल किया कि नहीं किया, भाईजान मकसद पूरा किया कि नहीं किया। तो मुझे एक बात रियलाइज होती है, और वो ये होती है कि आप एक दफ़ा पढ़ने से सुनने से कभी भी नहीं सीखते। इसका मतलब क्या है, पेपर पास करने के लिए दोस्तों ये मेरा इस दफ़ा का इरादा है और नीयत है, और इंशाल्लाह उल्टा लटक के भी इस वादे को पूरा करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने अगर हैती दी, तौफीक दी, मैं इसको उल्टा लटक के काम करूँगा। और वो क्या है कि कम से कम तारिक तुनियो इनको 8 दफ़ा पढ़ाओ, 8 दफ़ा प्रैक्टिस कराओ तो ये मास्टर बनेंगे। तो पेपर पास करने के लिए जो रिक्वायर्ड मास्टरी चाहिए, और वो मास्टर ऑफ आप केफ 2 बनना चाहते हो, ताकि एग्जामिनर को जाके बताओ कि आजा भाई आजा, हम खड़े हैं, आजा लड़ ले हमसे। तो उस केस में आपको कम से कम मुझे 8 दफ़ा चीज़ बतानी पड़ेगी। 8 डिफरेंट वे में मैं आपके लिए हाजिर हूँ। वो 8 डिफरेंट वे में सिर्फ ये नहीं है कि आपके सेम चीज़ दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा, नहीं, 8 डिफरेंट टाइम्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आप देखना टीचिंग टेक्निक्स क्या है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हमने इस फील्ड में आप सबके सामने इज्जत बनाई है, मगर मैंने कहा नहीं, ये पहला बैच है, हमेशा पहले बैच वाली मेहनत किया करो। तारिक सुनियो, नए टीचर हो, अब बाकी मेहनत करेंगे, एक दफ़ा मैं मेहनत करूँगा 8 दफ़ा, ठीक है। करनी तो मुझे 10 दफ़ा है, मगर 2 दफ़ा वाली बातें सीक्रेट भी रख के जाऊँगा, ठीक है। वो एंड पे आके डिस्क्लोज करूँगा कि वो 2 एक्स्ट्रा मेहनत क्या है, 10 टाइम्स एफर्ट डालूंगा इंशाल्लाह। तो ये जो 8 टाइम्स वाली बात थी ना, उसमें नई चीज़ क्या है, आप तो नोट्स बना रहे होते हैं, मगर ज़्यादातर बच्चा एंड पे आके फजूल नोट्स बना के एक साइड पे रख के बैठा होता है, परेशान होता है कि सर कहाँ से याद करूँ। देखें इस दफ़ा हम क्या करेंगे, इस दफ़ा मैं आपके लिए खुद ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनाऊंगा, क्लास की पढ़ाऊंगा, मटेरियल यूज़ करूंगा। कहाँ से यूज़ करूंगा, पावर पॉइंट के थ्रू टेक्स्ट को नचाएंगे भी, ठीक है। हम इंशाल्लाह कुछ चूँकि MCQ में इस दफ़ा मैंने नोट किया कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के, वो पॉइंट्स कभी बुक और नोट से नहीं बनेंगे आपके MCQ के। एक जगह रेजिडेंट लिखा है, एक जगह नॉन रेजिडेंट लिखा है। अब नॉन रेजिडेंट पे एक MCQ उसने बना दिया, हम तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट नोट्स में बच्चा देखता ही नहीं है, ठीक है। उसमें तो पर्सन लिखा होता है, तो पर्सन कौन सा, तो इसीलिए कहीं कहीं हम बेयर एक्ट को यूज़ करेंगे दोस्तों, बेयर एक्ट को। आप डरे नहीं, ये हमारा बेयर एक्ट है, इससे डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपके लिए ये नोट्स की फॉर्म है। ये देख लो पतला, ठीक है, ये मोटू और पतलू है, फेवरेट कार्टून भाई का मोटू पतलू। तो इतने बड़ी बुक को हमने यूँ रिड्यूस कर दिया। तो आपके लिए जो मटीरियल है ना, वो काम मैंने करना है। पेन पॉइंट कैसे रिलीज करूँगा, कैसे तकलीफ को कम करूँगा, जब आपकी मेहनत मैं करूँगा ना। तो आपकी मेहनत कर ली कैसे, ये जो नोट्स आप देखेंगे ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में सिर्फ प्रिंट निकालो, आपका काम हो गया। आपको पता चल जाएगा कि केफ 2 में पढ़ना क्या था, सर ने क्या, तो पावर पॉइंट भी यूज़ होगा, बाकी जो हमारी PDF यूज़ होगा, हमारी जो ये मास्टर शीट यूज़ होगी, मगर जो की पॉइंट्स होंगे वो मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज वे में लिखूंगा। ये मेरी आपके लिए मेहनत होगी। क्लास में मैं खुद, आप भी लिखोगे, मैं भी लिखूंगा। मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं, कहानियाँ नहीं होंगी, ठीक है, कि बोले जाओ, नहीं, आप देखिएगा। तो नंबर 1 क्या है दोस्तों, आज ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ इस काम को, कि 3 चीज़ें मैंने क्या करनी है, इंट्रोड्यूस करनी है। लेट्स इंट्रोड्यूस, मैं आपको देने वाला हूँ एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन किस चीज़ का दूंगा भाई, पहले तो ये सर तारिक तुनियो कौन है, ठीक है भाई। सर तारिक तुनियो के लिए चंद चीज़ें बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह CSS ऑफिसर हूँ, CSS पास किया हुआ है, 2002 का मैंने CSS पास किया था। इस वजह से मेरा ताल्लुक 31st कॉमन से, 31st CTP हम इसको कहते हैं, ठीक है। सेकंड दोस्तों, FBR में मुलाजमत करता हूँ, एज असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइन किया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा कमिश्नर बन चुका हूँ। तो जिसकी पावर आप पढ़ते हो ना, पावर पढ़ते हो ना, लिखा होता है ना बार बार, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड, वो भाई वो खुद में हूँ। तो मैं उस पावर को एक्सरसाइज करता हूँ, वो काम करता हूँ जिस पे तुम पढ़ते हो। तो बताओ मुझे, वो जो एक्चुअल लॉ की इन्फोर्समेंट करने वाला बंदा अगर आपको लॉ पढ़ाए, लकी हो कि नहीं हो यार, बताओ भाई। हम तो ऐसे टीचरों के पीछे भागते थे यार कि प्रैक्टिकल टीचर बताए, असल चीज़ वो पढ़ा सकता है जो चीज़ों को असल में इम्प्लीमेंट करता है। थ्योरी के लिए पढ़ के पढ़ाने वाली जो बातें होती है ना बेटा, वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मेरे पास ऐसी है जो मैं गारंटी से कहता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोगों को आती है, एक मुझे और एक मेरे उस्ताद को, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी से सीखी 4 चीज़ें, और फिर उस पर हमने मेहनत की खुद। और वो क्या है कि लॉ की रीजंस होती हैं दोस्तों,
कोई भी लॉ का प्रोविजन ऐसा नहीं होता जो बगैर लॉजिक के हो, बगैर रीज़न के हो। अब हम टीचर से पूछते हैं लॉ के बारे में, सर ये ऐसा क्यों है, तो टीचर कहते हैं इससे यार लॉ है, लॉ का वाई थोड़ी होता है। और मैं आपको इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होगा जिसका आपको वाई ना बताऊं, क्योंकि इसी से तो आपका क्या बनता है दोस्तों, इसी से आपका बनता है ग्रिप, और इससे आपकी क्या होती है लर्निंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पेपर पैटर्न अगर चेंज हो तो वही बच्चा पास कर सकता है। कौन सा बच्चा पास कर सकता है, जिसने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए होंगे। तो पेपर पैटर्न इर्रेलेवेंट बन जाता है। अगर उसने न्यूमेरिकल में सवाल बनाया तब भी हैंडल हो जाता है, केस स्टडी बनाया तब भी हैंडल हो जाता है, और अगर थ्योरी बनाया तब भी हैंडल हो जाता है। तो इसीलिए जो मेरी स्पेशलिटी है ना, जो टेक्स्ट एक्सपर्टीज़ है, वो इस चीज़ की है। और एक चीज़ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं आपको कभी भी बोर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक टीचर खुद इंटरेस्टिंग नहीं है तब तक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं बनता। तो अगर एक टीचर है और उसके सिर्फ लेक्चर्स सुनते रहेंगे, ठीक है, जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं स्टेचू, ओके, बिल्कुल स्टेचू बन के, जैसे कि बीवी सामने बैठी होती है तो अदब से बैठना पड़ता है ना, ये भी बातें सीखोगे तुम हमसे, ये सारे आपको ट्रेनिंग मिलेंगी ज़िंदगी की। तो भाई अदब से बैठना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब बीवी के जो है ना पेरेंट्स या भाई आ जाएं फिर तो बहुत अदब से बैठना, फ़ोन भी नहीं उठा सकते उस वक्त भाई। तो इंटरेस्टिंग, तो बोरिंग आप नहीं पाओगे। और आप चूँकि एक बात सबको पता है कि उम्र, एज सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का नाम है, ओके, सिर्फ नंबर का नाम है, और दिल तो सबका बच्चा है जी, और हमारा बच्चा मरा नहीं है, ठीक है, हमारा बच्चा जिंदा है। तो इंशाल्लाह आपको बोर नहीं करेंगे। और कभी कभी आप जो सोशल मीडिया पे भाई का ये थोड़ा फंटूश किस्म का रूप देख लेते हो, तो भाई वो असलियत ही है, ठीक है, असलियत ही है। वो ऐसे नहीं समझेंगे भाई टैक्स कमिश्नर, वो भाई वो रोल है ना। देखिए हम रोल परफॉर्म करते हैं ना, ऑफिस में जाते हैं संजीदा, टीचर आ जाते हैं तो भाई पहले तो कोट फेंक देंगे, और घर में जाते हैं तो सीधा पाँव पे गिर जाते हैं, तभी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं हम तीनों रोलों में, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, और भी चीज़ें आपके लिए। अब क्या इसमें वक्त के साथ आप खुद ही आप बोलोगे, हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि आप हमने क्या किया है ज़िंदगी में, हमारी कामयाबी आप ही की कामयाबी से अब जुड़ी हुई है, ठीक है। सेकंड चीज़ दोस्तों जो बतानी है वो है मटेरियल, और उसके बाद मैं सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा। अब देखिए मटेरियल इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया इस दफ़ा, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा टेक्स्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम उसने पूछा है एमसीक्यू, राइट। अब अगर एमसीक्यू पूछे हैं तो सिर्फ एमसीक्यू वो नहीं है कि जीपीटी को दो और बनवाओ, ऐसे एमसीक्यू नहीं थे दोस्तों, ऐसे एमसीक्यू बिल्कुल नहीं थे। वो बड़े कंसाइज प्रिसाइज से लग रहा है कि जिसने बनाया है ना वो टेक्स्ट एक्सपर्ट वाकई है, उसको पता था कि मैं यहाँ से ये जो लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ को बच्चा नहीं पढ़ेगा, टीचर नोट्स में इस लफ्ज़ को हटा देता है क्योंकि वो आसान कर देता है। टीचर अगर लेट सपोज नोट्स में आसान नहीं करेगा तो उतने ही उसके नोट्स बनेंगे जितनी की बुक होगी, तो बच्चा क्या कहेगा, सर ने तो छापा मारा, सर की क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि टीचर उसको कंसाइज करेगा, कंसाइज के चक्कर में वो लॉ चेंज कर देगा। किससे लॉ चेंज करेगा, अनलेस कि वो एक्सपर्ट हो, लॉ किससे चेंज करेगा। क्योंकि देखिए अगर एक जगह पे लिखा है, क्या कानून में लिखा है, मिसाल दे रहा हूं घोड़ा, और आम टीचर जो है उसको लिखता है एनिमल, तो बात तो दुरुस्त है, मगर हम एनिमल में गधे को भी एनिमल मानते हैं, हम लिख के आए गधा। तो कानून में जो यहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा होगा घोड़ा, वो टीचर की वजह से पेपर में जाके गधा बन गया, तो मार्क्स कहाँ मिलेंगे, और एमसीक्यू में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आपके सीधे सीधे, अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पेपर पास करना है ना, इस सवाल को अच्छा कर लो भाई, सीधे सीधे पक्के नंबर है ना, पक्के नंबर। अगर आप यहां से अपने नंबर सिक्योर कर लो, अगर आपने यहां से 12-15 नंबर ले लिए, पेपर पास है, पेपर पास है। तो हमें इस दफा लाजमी हो गया ना कि हम इस पे मेहनत करें। भाई मैं नॉर्मल तरीके से पढ़ाऊंगा, बच्चा समझेगा, उससे अंदाजे से एमसीक्यू करेगा, यार ये रिस्क है कि नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, एमसीक्यू बनाने पड़ेंगे, बनाने नहीं पड़ेंगे, बना लिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और एक एक एंगल बेटा, इंशाल्लाह बस तुम दुआ करो, अल्लाह सेहत दे,
बाकी मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा जो आपके लिए कर चुका हूँ, जो करूँगा, आप इंशाल्लाह दुआएं दोगे। मैं एंड पे आके आपसे पूछूंगा, बताओ बेटा मैंने इंसाफ किया। अगर आप लोगों ने कहा ना इंसाफ किया तो मैं शुक्र अदा करूँगा, ठीक है, कि या अल्लाह तुम्हारा शुक्र है कि मैंने ये काम कर लिया। तो दोस्तों वो MCQ जो है ना पेपर पास कराने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके आपसे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो मेहनत हमने काफ़ी हद तक कर ली है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, MCQ के बाद अब हमारे पास जो सवाल बन रहे हैं ना, देखिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस यकीनन ज़रूरी है, मगर वो प्रैक्टिस हम कर नहीं पाते। भाई क्यों नहीं कर पाते यार? इनकम टैक्स एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर, अब इसकी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस अगर नहीं हो पाती तो क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि इनकम टैक्स में जब हम पढ़ाते हैं एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल पता है कहाँ से आता है? आपने देखा होगा, अगर किसी ने कि पेपर अगर किसी की नज़र से गुजरा हो कि यार टैक्स पढ़ने जा रहा हूँ पेपर देख लूँ, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है। तो उसमें दोस्तों इतने कम से कम, अगर मिसाल ले लें, एक टॉपिक आया सैलरी का, आ गया जी, उसके साथ उसने पूछना है क्या टैक्स क्रेडिट, अच्छा जी, उसके साथ उसने पूछना है क्या एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की एंट्री, उसके साथ दोस्त उसने पूछना है क्या, उसने पूछना है कोई टैक्स रेट की कोई पॉइंट, सैलरी नॉन सैलरी। अरे यार इतनी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल करेंगे ना। तो भाई पढ़ेंगे कितने, 2 महीने के बाद न्यूमेरिकल, तो तब तक तो बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। तो मैंने लास्ट बैच के बच्चों को सलाम किया कि बेटा थैंक यू वेरी मच, तुम लोगों ने बड़ी मेहनत की मेरे साथ, ठीक है, मगर आपके लिए आसानी पैदा कर दी। कैसे? कि इसी चीज़ को आगे रखते हुए दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने बना दिए हैं क्या, ऐसे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल हैं और उनको हम नाम दे रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो उसी पास्ट पेपर में आई हुई छोटी छोटी एंट्रीज को अलग अलग सवाल कर दिया, तोड़ के छोटे छोटे सवाल बना दिया। अभी मैं दिखाता हूं आपको तोड़ के छोटे छोटे सवाल। अब होगा क्या कि जब हम छोटे छोटे सवाल कर रहे होंगे, जैसे इन अदर वर्ड्स मेजर सवाल जो आईकेप का सवाल है उसमें आई हुई एक एंट्री थी, ओके, उसको जोड़ा आईकेप के किसी और सवाल में आई हुई दूसरी एंट्री से और छोटा सवाल बना दिया। जितना पढ़ते जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे। इन अदर वर्ड्स इंशाल्लाह इस दफा आप पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग। मैं आपको लर्निंग ही चेंज करा रहा हूं, थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग है। कोई टॉपिक इंशाल्लाह ऐसा नहीं है जिसकी प्रैक्टिस नहीं है। आपके पास मटेरियल है विद सॉल्यूशन है, मैं अभी आपको शो करता हूं, ठीक है। तो आपकी जो है ना, जो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए नहीं कि न्यूमेरिकल हो दोस्त, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आते हो, केस स्टडी में। लिखना नहीं आता, ये वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर रहा हूँ जिसको मैंने एक नाम दिया है। मैंने इन चीज़ों को क्या नाम दिया है दोस्त, मैंने इसको नाम दिया है पेन पॉइंट्स। बच्चे के पेन पॉइंट्स क्या हैं, पेन पॉइंट्स क्या हैं। और तारिक तूने सॉल्यूशन बनाया है तो क्या करो, सॉल्यूशन दो, सॉल्व करो। और इन पेन पॉइंट्स को मैं आइडेंटिफाई करूंगा, मेरी आपसे दोस्ती होगी तो करूंगा ना। बताओगे ना सर यार ये नहीं आ रहा, दादा ये नहीं आ रहा, या वो आप वो जो टीचर होता है दूर, एक्सेस ही ना हो, टीचर को बोल नहीं सको, कोई बात नहीं कर सको, यार भाई हम ऐसे नहीं है भाई। तारिक तुनियों को दोस्त ही समझना। और अक्सर जो क्लास में मैं तुम्हें शक्लों पे लानते देता हूँ वो मेरा स्टाइल है भाई। बाबू भैया टेंशन नहीं लेना कि यार सर जो है भाई, हम वो टीचर नहीं है, ये वो दौर नहीं है भाई। जिस दौर में मैं बैठूं बोरिंग वे में, भाई अदब एहतराम होता है ना, जितना बच्चा अदब एहतराम हमारा करता है किसी और क्वालिफिकेशन में नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी है, छोटी है अभी माशाल्लाह, 11 साल की है, तो मुझे परसों बता रही थी, पापा जहाँ जाते हैं आपके स्टूडेंट, वो बेचारे स्टूडेंट्स आके सर मिलते हैं अदब से झुक के। तो यार भाई ये इज्जत है ना, क्योंकि हमने उनको प्यार क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम प्यार करते हैं बच्चे से। तो भाई दोस्ती है अपनी, याद रखना, हम दोस्त टीचर हैं, हम कोई वो टीचर नहीं है कि भाई दूर पता नहीं कहाँ पे हो। तो मस्ती मजाक चलती रहेगी, पढ़ना बगैर इंटरेस्ट के, बगैर मस्ती मजाक के नहीं होगा भाई। हमसे तो नहीं पढ़ाया जाएगा यार, अगर बोरिंग वे में पढ़ना है कहीं और चले जाओ यार, हम नहीं पढ़ा सकते आपको बोरिंग वे में, राइट। तो कोई ना कोई जोक मस्ती मजाक चलती रहेगी, वो ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप क्लास में आपका दिल तो करे ना। यार तुम पता नहीं क्या क्या मोबाइल पे देख रहे होते हो, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं ना, मैं मोबाइल थोड़ी चेक करता हूँ तुम लोगों का। तो तुम उसको छोड़ के मेरे पास क्यों आओगे भाई? इसलिए आओगे ना कि सर यार अच्छा पढ़ाते हैं,
ठीक है, ओके। तो भाई नेक्स्ट क्या है, केस स्टडी। तो दोस्त केस स्टडी में सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है यार? केस स्टडी में सबसे बड़ा पेन पॉइंट है ड्राफ्टिंग। यार बच्चे की ड्राफ्टिंग सच्ची बताऊं ऐसी है ना, ऐसी होती है कि मेरा दिल करता है कि जब वो बच्चा लिख के कभी भेजता है ना, तो मैं हमेशा, अब तुम लोगों को भी मेरा मशवरा है, जब मुझे आप कोई लिख के भेजोगे ना, तो ये पेपर होगा A4, तो मेरा रूल है एक, आप आधे पेज पे ऊपर लिखोगे, नीचे पेज खाली होगा। क्यों? गलत निकला ना, सही नहीं किया ना ड्राफ्टिंग, तो मैं लानत छाप के भेजूंगा तुम लोगों को, ऐसे आप लानत हो गई तेरी, मेरे हाथ की बनी हुई होगी, टेंशन नहीं ले, किसी और की नहीं होगी। ओ भाई ड्राफ्टिंग आती नहीं है बच्चे को, लॉ लिखना उसके कहीं उसका भी कसूर नहीं है भाई, हमें ही तो पढ़ाना है ना। मैं जाके अगर आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो कहाँ खुद पढ़ोगे भाई, कहाँ से पढ़ोगे? तो इसीलिए हमारा फोकस होगा ड्राफ्टिंग पे। तो आपकी ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी भाई? ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? यही सारी चीजें ही मैंने देनी है आपको। एमसीक्यू भी दिया, प्रैक्टिस हर किस्म की दे दी। कहाँ पे दोस्त? ये आ गया भाई, ये है इसका सॉल्यूशन, ये है पेन पॉइंट को रिलीव करने वाली क्या आपकी दवाई। अब एक दोस्त ने, ये जो हरीश भाई है, हरीश तुमने कहा सर 25 पेजेस, बेटा 25 पेजेस, ये मैं अगर आपको दिखाऊं ना तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करूंगा मैं अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, अकॉर्डिंग टू स्टेजेस क्या है? लेवल 1 चल रहा है, लेवल 2 चल रहा है, लेवल 3 चल रहा है। ओके बच्चा, तो हम जाएंगे स्टेज पे। इस वक्त जो आपके लिए पहली स्टेज है लेक्चर 1, और उसके जो फर्स्ट लेवल है ये फाउंडेशनल लेक्चर्स कहलाते हैं बेटा, उसका मटेरियल है ये, ठीक है। सेकंड लेवल पे आऊंगा, थर्ड लेवल पे आऊंगा, और ये प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा हरीश, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, ये सारी चीजें। हरीश क्लियर हो गया तुम्हारे बेटा क्वेरी? हसाम आपकी क्वेरीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा कितने टाइम में, सारा कुछ। सबसे बड़ा हेडेक इस दफा का ये टाइम ही है, बहुत मसला है इस दफा का। इस दफा कोई भी चिल करके, मैंने देखे यार किसी ने क्लासेस स्टार्ट किए अभी तक नहीं ना, मुझे टेंशन है, जल्दी स्टार्ट कर यार। क्यों? एंड कैसे करोगे आप, कैसे एंड करोगे दोस्त? क्योंकि अगर आपने ये दिन भी क्यों जाया करूं, 2-3 क्लास तो पढ़ा दूं ना। फारिग बैठा है बच्चा, सारा दिन स्क्रोलिंग करता रहता है, ठीक है। तो या तो उसके अब्बा का नंबर हो, मेरे पास कॉल करके बोलूं थप्पड़ मार इसको, क्या कर रहा है ये। तो दोस्त ये जो चीज़ है ना आपके लिए, ये सॉल्यूशन है आपका, मैं आऊँगा इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। मगर आए तीसरी चीज़ की तरफ। ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल में दोस्त ये वाला जो आपको मैंने अभी बताया क्या, कि आपके पास मटेरियल में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ विच इज़ टोटली न्यू, और वो बहुत, मैंने इसको मास्टरपीस कहा है, दिस इज़ माय मास्टरपीस, जो आपको अभी जो प्रोवाइड कर रहा हूँ एक प्रैक्टिस किट। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चा इतनी बड़ी बुक्स, किताबें ऑब्वियसली पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसका सिर्फ टेक्स्ट नहीं है। अगर सिर्फ टेक्स्ट होता ना तो मैं उसको कहता आओ एक पेज का एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, तो फिर तो वो चीता भी बन जाता और पेपर भी पास कर लेता, और जाके टेक्स्ट में बड़ी बड़ी लेवल पे पहुंच जाता, नदियां बहा देता। मगर दोस्त उसका सिर्फ टेक्स्ट ही पास होता, बाकी सब फेल होते। तो इसीलिए यहाँ पे आता है हमारा एक क्या, सेकंड मटेरियल। सेकंड मटेरियल क्या है दोस्तों? वो है मास्टर शीट्स, ठीक है। ये मास्टर शीट्स क्या है? ये वो मटेरियल है जो आपके इंटायर कोर्स को चंद पेजेस पे महदूद कर देता है। आज आप दोनों मटेरियल की बेसिस पे लर्निंग नहीं, आप आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाओगे इंशाल्लाह। आप आज सवाल करके जाओगे। ये मेरा बेटा वो मास्टर शीट्स हैं, जिसमें से एक मास्टर शीट आज आप सामने स्क्रीन पे भी देखोगे। ये कुल मास्टर शीट बेटा हार्डली कोई 22-25 पेजेस भी नहीं है, और ये आपका इंटायर कोर्स है। इंटायर कोर्स है KF2 का, KF2 इनकम टैक्स, KF2 सेल्स टैक्स, आपका चैप्टर 1 to 3 एवरीथिंग इंक्लूडेड हियर, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बनाई हैं जो मैं इसके साथ आपको ऐड करने के लिए भी दूंगा। क्लियर है बेटा? तो मास्टर शीट्स भी। अब आपके पास मटेरियल क्या हुआ दोस्त? आपके पास हो गए दो चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल होंगी। नंबर 1 मास्टर शीट्स, नंबर 2 प्रैक्टिस किट, राइट? ये दो हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या है? ये जो मैं नोट्स बनाऊंगा और जो स्लाइड्स यूज़ करूंगा वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, ताकि आप उसको भी अच्छे तरीके से देख सकें। असल चीज़ क्या है?
असल चीज़ जो मैंने शुरू में लिखी है कि 8 दफ़ा प्रैक्टिस एक कॉन्सेप्ट की, 8 दफ़ा प्रैक्टिस, 8 दफ़ा लर्निंग, क्योंकि जो न्यूरल नेटवर्क है ना बेटा वो फिजिकली कनेक्ट और रिकनेक्ट हो रहा होता है, उसको बार 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 करना पड़ेगा, तब ही जाके हमारी लर्निंग होगी, तब जाके हम निकलेंगे ना, तो फिर निकलेंगे कहेंगे यार 6 की तारीख तो अब जिंदाबाद है, अब तारीख तो जिंदाबाद है, क्योंकि उसने हमें पेपर ऐसे पढ़ाया कि हमसे पेपर हो गया। ठीक है, देखिए सिर्फ ये नहीं होता कि मैं जो सवाल कर रहा हूं वो ही आए, अल्हम्दुलिल्लाह आए इस दफा, मगर ऐसा भी पढ़ाऊं कि जो सवाल नहीं भी डिफरेंट एग्जामिनर ला रहा है तो भी कॉन्सेप्ट आपके ठीक हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेक्ट हो। ठीक है, चलें अब थोड़ा सा क्विकली मैं आपको सिर्फ चंद चीज़ें मटेरियल की दिखा दूं, फिर मैं आखिरी चीज़ पे सब्जेक्ट पे चला जाऊंगा, तो फिर आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी। दोस्तों ये हमारा लेवल 1 का मतलब क्या है, टेक्स्ट की मुख्तलिफ स्टेजेस के थ्रू हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसको आगे रखते हुए ये मटेरियल है। और जो आपके लिए सबसे बड़ी बात है ना मेरे दोस्त, ये देखना ज़रा दोस्त, ये देख, क्योंकि मैंने कहा ना क्या आइडेंटिफाई किया है भाई ने, पेन पॉइंट्स, कहाँ दर्द होता है तुझे उसको हल करूँगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से। तुम्हारा दर्द मुझे पता है बेटा, क्योंकि मैं वो टीचर हूँ जो बच्चे से दोस्ती करके कनेक्टेड चलता है, बच्चे से भागता नहीं है। बच्चा इज्जत देता है तब भी प्यारा लगता है, बच्चा बुराई करता है तब भी प्यारा लगता है। बच्चा है ना यार, अपने बच्चे हैं ना, अपने बच्चे अगर कभी काटेंगे ना तो क्या करता है बाप, क्या उसे हाथ छुड़ाता है? वो कहते हैं काट ले बेटा, क्यों? क्योंकि छुड़ाऊंगा उसका दांत ना टूट जाए। तो कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं वो जो हमें नहीं जानते और कभी बोल देते हैं, हम उनसे भी प्यार करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना यार, स्टूडेंट है। स्टूडेंट जो होता है ना उसका हक होता है क्या, जो चाहे बोले। ठीक है, तो बेटा हमें अल्हम्दुलिल्लाह आपसे इज्जत ही मिली है, और उस इज्जत ने अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन दी कि बेटा काम कर तारिक, काम कर बेटा, भाग तारिक भाग। अब देखें आपके लिए क्या बनाया दोस्त, देखें आप जब एंड में आओगे ना, एंड पे आके तो आखिरी महीने में आओगे ना, आखिरी 10 दिन 15 दिन में आओगे ना, पता है क्या चाहते हो? कहते हो सर कोई ऐसा कैप्सूल दो कि घोल के पी जाऊं। भाई कैप्सूल चाहिए मुझे ना। अब वो आपका वो यार 2-2 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर सुन पाओगे? अपने बनाए हुए फजूल नोट्स निकालो, पिछले बैच के नोट्स रखो सामने, क्या तुमने अच्छे नोट्स बनाए? वही वो लर्निंग के नोट्स है ना, वो बनाओगे, उसी से तो तुम्हारी लर्निंग होती है। मगर एंड पे आके पेपर नहीं पास होता उससे। पेपर पास करने के लिए किस चीज पे फोकस करना है मेरी जान, वो तुम्हें नहीं पता, क्योंकि जब तुम उस लेवल पे पहुंचते हो सब्जेक्ट के तब तक टाइम निकल चुका होता है। तो फिर मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पे, किस चीज का एक्सपर्ट हूं? अब बात यह है, एक्सपर्ट होंगे बहुत सारे, मेहनत नहीं करते। तो दोस्त 10 मैंने क्या कहा, 10 टाइम्स मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, और की है मैंने, आपके सामने प्रूफ ला रहा हूं, सिर्फ बातें नहीं ला रहा। ये है हमारा मास्टरपीस, क्या? टैक्सेशन की किट है। सबसे पहले इसका आप देखें क्या है दोस्त, पार्ट ए क्या है? वही कैप्सूल जो तुम्हारे लिए बेटा आखिर में तुझे मैं गारंटी दे रहा हूं, आज बोल के जा रहा हूं, तुम एंड पे अपने नोट्स को भी साइड पे कर दोगे, मेरे नोट्स को भी साइड कर दोगे, मास्टर शीट को भी साइड कर चुके होगे, और बोलोगे सर का रैपिड रिवीजन कैप्सूल पढ़ लो। ये जो रैपिड रिवीजन है ना, वो एवरी सिंगल पॉइंट को ऐसे अलग करके लिखा है मैंने कि रिवीजन होता जाएगा, टिक लगता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा, टिक लगेगा, और जहां तुम फंसोगे वो पॉइंट तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। ये मुझे नहीं समझ आ रहा, इस पे सर से पूछना है, बताएं कैसा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अभी तक किसी ने? दोस्त तभी मैंने बातें की हैं आपसे, ऐसे नहीं बातें की हैं आपसे। ये देखो भाई, टैक्स पेएबल सारे एक एक लाइन, एक एक पॉइंट अलग कर दिया मेरे दोस्त, एक एक पॉइंट। ये हो गया आपका कैप्सूल इस टॉपिक का। फिर सिर्फ क्या ये ऐसे नहीं, इन्हीं पॉइंट्स पे बनते हैं सवालात, इन्हीं पॉइंट्स पे सवाल बनते हैं 3 तरीके से। पहला है एमसीक्यू, दूसरा है न्यूमेरिकल, तीसरा है केस स्टडी या थ्योरी। आगे देख, ये क्या था दोस्त, ये वो चीज़ है, मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि ये मेरा मास्टरपीस है। क्या है ये मास्टरपीस? देखना इंशाअल्लाह एंटायर सीए कम्युनिटी, ये मैं आज प्रेडिक्शन देके जा रहा हूं तुम लोगों को, आगे चल के एंटायर सीए कम्युनिटी क्या बोलेगी, सर तारिक तुनियों का कैफ 2 की प्रैक्टिस किट कर लो, पेपर पास हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये देखो क्या है, पार्ट ए क्या था, एक एक चीज रिवाइज कर दी। अब आए जरा देखें मेरे बच्चों, एक एक पॉइंट पे एमसीक्यू। ले भाई, एक छोटा सा टॉपिक है, मुझे नहीं पता ना कहां से पूछेगा। अब ये मेरी एक्सपर्टीज है ना बेटा, कि कहीं पे वो रिवीजनल किस्म का एमसीक्यू बनाऊं, कहीं पे न्यूमेरिकल एमसीक्यू बनाऊं।
और जो एक चीज और करने जा रहा हूं ना आपके लिए, वो जो वीकली क्विज में जो एमसीक्यू पूछूंगा ना, तो बेटा वो ओपन बुक पूछूंगा कि बुक खोल करके दिखा मुझे। घर पे बैठे हो ओपन बुक रखूंगा ताकि तुम्हें चैलेंज कर सकूं, करके दिखा मुझे एमसीक्यू, ठीक है। वो बनाऊंगा डिफिकल्ट किस्म के एमसीक्यूज। तो आपके एमसीक्यू जो यहां बुक में मौजूद हैं, वो आप एमसीक्यू करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। एमसीक्यू करने से ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए टॉपिक एक है, अब मैं उस पर 5 एमसीक्यू दे दूं, तो 5 एमसीक्यू तो एग्जामिनर ने नया एंगल निकाल दिया। तो मैंने क्या कहा, ये नीयत है कि इस दफा ऐसा काम कर कि बच्चा बोले यार सर की बुक से पेपर आया। जैसे इस दफा बच्चों ने कहा ना सर की प्रेडिक्शन से पेपर आया, तो अगर मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं पेपर को, तो मटेरियल भी तो बना सकता हूं ना जिससे पेपर आए। तो कल बच्चा बोले यार सर की बुक से ये सवाल आए थे, सर की बुक में मौजूद है सारा कुछ। तो इसीलिए मुझे एक एक सवाल को, एक एक पॉइंट को बेटा अलग करके एक्सपर्टीज यूज करके उस पर काम करना पड़ा। आपके सामने देखें, एक टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट है, जरा एमसीक्यू गिने कितने। ये बी इसलिए लिखा है, ये सेक्शन बी है। मैंने बुक के चैप्टर में सेक्शन ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट 4 किया। तो ए में रैपिड रिवीजन कैप्सूल, बी में एमसीक्यू। देखिए जरा एमसीक्यू बेटा, देखो जरा एमसीक्यू। ये है मटेरियल बेटा आपका, ये सिर्फ आपका लेवल 1 का पहले टॉपिक, इनिशियल टॉपिक का मटेरियल है। क्योंकि ये सारी बुक जब जाएगी ना बेटा, तो सारी बुक की 600-700 पेजेस की होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको मैंने प्रैक्टिस करानी है। ये देखो टैक्स रेट है ना, क्या नहीं है इसके अंदर, हर एंगल से मेरा बेटा ये आपके सामने आ रही है चीज़। छोटी सी चीज़ होगी मगर उस पर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आपकी ऐसी हो जाएगी। ये देखो बेटा 26 एमसीक्यू मैंने बनाए हैं, जहाँ पे 2-4 एमसीक्यू लोग बना के जान छुड़ा लेंगे। 26 एमसीक्यू, तो कोई एंगल छोड़ा होगा, आए उसी की प्रैक्टिस। ये आपके सामने प्रैक्टिस है बेटा, देख रहे हो, और विथ सॉल्यूशन है। ये था मटेरियल का इंट्रोडक्शन। ओके दोस्त, बताइएगा जरा, काम किया है ना? बातें नहीं है मेरे बेटा, एक एक चीज आपके सामने। देखो जरा कितने सवाल हैं यार। मैंने आपको क्या बताया, शुरू में जो बात लिखी है ना वो मैं नहीं भूलूंगा। 8 दफा पढ़ा, 8 दफा एक एक कॉन्सेप्ट इनको प्रैक्टिस करा, 8 दफा, ठीक है। और ये देखो बेटा ऐसे सवाल आते हैं, कहीं कहीं मैंने क्लू दिया है, क्योंकि मुझे पता है आपकी लर्निंग चल रही है ना, तो आप उसको पिक नहीं कर पाओगे। मुझे पता था बच्चा यहाँ फंसेगा, और बच्चा फंसेगा ना तो खुद को बोलेगा यार मुझे नहीं आता, तो मैं इस इनिशियल स्टेज पे फंसाऊंगा नहीं। इनिशियल स्टेज पे मैं बनूंगा क्या, दोस्त। सेकंड स्टेज पे बनूंगा अब्बा, क्योंकि दोस्त जो होता है ना एंजॉय करता है मिलके, चल बेटा हाँ गलत कर दिया, अच्छा किया तूने यार। दोस्त किसको बोलते हैं बताएं? दोस्त उसको कहते हैं जो गलत काम करने जाओ तो रोके, मगर कर लो तो साथ दे। हाँ ना भाई, ऐसे नहीं है कि यार बोलो उसको यार कर लिया तो कर लिया ना, अब तू क्या लेक्चर दे रहा है। और अब्बा क्या करता है, अब्बा कहते थप्पड़ मार। तो सेकंड स्टेज में मैं अब्बा बनूंगा, थर्ड पे आईकेप बनूंगा, थर्ड पे मैं भी नहीं छोड़ूंगा, थर्ड पे मैं भी ऐसे सवाल बना के रखूंगा। देखना लेवल 4 पे आओगे ना तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि सवाल क्या होते हैं। तो दोस्त ये वो मेहनत है, तो आपका उस्ताद मेहनत करने के लिए तैयार है। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं ना, तो फिर हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको पास करे, फिर अल्लाह आपको पास करे। फिर मेरी दुआ है, क्योंकि हम इंशाल्लाह काम करेंगे, अल्लाह की सुन्नत यही है कि काम करो, काम से लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी कोशिश करेगा। कोशिश हम कोशिश करेंगे, नतीजा अल्लाह देगा, ठीक है। तो करते हो आज वादा बेटा मेहनत करने का, हर काम जो दूंगा बेटा वो आपको करना होगा। आए मेरे बच्चों सेकंड मटेरियल देख लो बेटा, ये है वो मास्टर शीट जो मैंने आपको कहा, ये आपकी मास्टर शीट से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक पेज पे आ जाएं, सिंगल पेज पे आ जाएं। बताओ अब रहा क्या यार, अब रहा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना, प्रैक्टिस कराना, चीज़ों को समझाना। तो मेरा बेटा ये है आपका कैफ 2 का मटेरियल और आपके सामने है। अब आप मुझे बताओ, काम हमने कर लिया ना, आते हैं आखिरी चीज़ की तरफ, ताकि आपको टेक्स्ट का फ्लेवर भी मिल जाए कि दोस्त ये सब्जेक्ट क्या है। आज आप सीख के भी जाओ, सिर्फ चीज़ें देख के नहीं जाओ। सीखने के लिए आए, स्टार्ट करते हैं हम तीसरी चीज़ को। और तीसरी चीज़ क्या थी जो मैंने इंट्रोड्यूस करानी थी आपको? पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है किसका, फिर मटेरियल का, और अब हम आ रहे हैं तीसरी चीज़ पे कि सब्जेक्ट के बारे में आए, थोड़ा सा इसका भी इंट्रोडक्शन दें और फिर हम लर्निंग के लिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर सवाल मटेरियल टॉपिक क्या है, आए ज़रा उसको भी समझते हैं। सबसे पहले 3 पार्ट्स हैं सब्जेक्ट के। कैफ 2 टेक्स, कैफ 2 टैक्सेशन प्रिंसिपल्स,
एंड प्रैक्टिस, ये सब्जेक्ट का नाम है। और दोस्त 100 मार्क्स का पेपर है। इस पेपर के अंदर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं इसके अंदर? पार्ट्स हैं 3। सबसे पहला पार्ट सबसे बेसिक पार्ट है, जिसको हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हैं, और ये थ्योरी है टोटली, ठीक है। ये एक किस्म का इंट्रोडक्शन है। इसमें बेटा 3 टॉपिक्स हैं जो टोटल जो है वेटेज कैरी करते हैं 8 नंबर का, 8 से 10 नंबर का। मगर चूंकि अब एमसीक्यू आ गया है तो मैं इसको 6 to 8 नंबर असाइन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इसमें टॉपिक क्या है? चैप्टर 1, आईकेप की बुक का चैप्टर 1, ठीक है। हम इसको चैप्टर 1 नहीं पढ़ेंगे, हम भाई अल्हम्दुलिल्लाह अलग तरीके से पढ़ते हैं, बच्चे के लिए पढ़ाते हैं जो उसको समझ आए। आईकेप की बुक को नहीं इस तरह हम बस जो बगैर सोचे समझे फॉलो करें। तो चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम। ओके दोस्त, इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम, ये पहला चैप्टर है। थ्योरी, प्योर थ्योरी, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है दोस्त। उसके बाद है चैप्टर 2, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ साथ आपने लिखना है बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, टैक्स के, फाइनेंस के, गवर्नमेंट का फंड कहाँ से आता है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, गवर्नमेंट को किन चीज़ों पे टैक्स लगाने की पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रोविजन से। ये चैप्टर हमारा हो गया 2। और उसके बाद आ गया हमारा चैप्टर 3, और वो है एथिक्स, टैक्सेशन में एथिक्स। तो टैक्स पेयर की क्या एथिक्स है, टैक्स एडवाइजर की क्या एथिक्स है, टैक्स कलेक्टर की क्या एथिक्स है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है दोस्त। तो ये आपका वो पार्ट है जिसपे आपके तकरीबन जो नंबर एवरेज बता रहा हूं जो आपके बनेंगे वो 6 to 8 मार्क्स बनेंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये वो पार्ट है जिसको अगर शुरू में पढ़ाया ना तो आप 2 हफ्ते में भूल जाओगे, एंड पे पता चलेगा हमने पढ़ा ही नहीं था। इसीलिए ये प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी। एक सवाल आता है जिसके कभी 2 पार्ट्स होंगे, कभी एक होगा, सिर्फ थ्योरी, तो इसको एंड पे ही पढ़ेंगे ताकि हम उस वक्त याद भी रख सकें, ठीक है दोस्त। अब आता है आपका असल चीज दोस्त क्या है? इनकम टैक्स। याद रखना मेरे दोस्त, इनकम टैक्स आपका मेक और ब्रेक है, मेक और ब्रेक। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लॉ है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। तो इनकम टैक्स का जो एवरेज दोस्त बनेगा ना, अब एमसीक्यू को मैं अलग कर रहा हूं, अगर एमसीक्यू को मिला लूंगा तो उस सूरत में वो ज्यादा होगा। तो ये एवरेज 55 से 65 समझो या 60 रख लो, ठीक है। क्योंकि आप पास्ट में एक आए हुए पेपर को देख रहे हो, मैं आने वाले 3 पेपर को भी देख के ये एवरेजेस प्रिडिक्ट कर रहा हूं। तो ये इसके मार्क्स हैं। मुझे बताओ, इसको इसलिए शुरू से पढ़ेंगे। और मैं क्यों बताऊं कि मैं सेल्स टैक्स से स्टार्ट नहीं करूंगा? क्योंकि दोस्त सेल्स टैक्स आसान है, सेल्स टैक्स आसान है। आज तक नहीं हुआ मेरा बेटा कि बच्चा आके मुझे बोले कि सर मुझे सेल्स टैक्स में दिक्कत हुई। आज तक बखुदा नहीं हुआ कि बच्चे ने आके मुझे बोला मुझे सर सेल्स टैक्स हैंडल नहीं हुआ। सेल्स टैक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है और उसमें कम टाइम में हो जाता है। तो मैं शुरू में अगर उसको पढ़ाऊंगा ना तो एक इजी चीज को ज्यादा टाइम लग जाएगा, उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा नया होता है, नए नए कॉन्सेप्ट सीखता है, तो ज्यादा टाइम की अगर देने की जरूरत है तो मेरे दोस्त वो इनकम टैक्स को है। तो हम स्टार्ट इनकम टैक्स से करेंगे। तो रिमेनिंग जो तकरीबन 25 से 30 मार्क्स है मेरे दोस्त, वो आपका इस तरह पेपर डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक एमसीक्यू का सवाल बनता है, पेपर पैटर्न कैसे बनेगा दोस्त? पेपर पैटर्न ऐसे होता है कि सबसे पहले एक एमसीक्यू होगा, सवाल 1 एमसीक्यू होगा, और तकरीबन आप इसके लिए अंदाजा लगा लो ये 10 to 15 मार्क्स में वेरी करेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन 8 सवाल आ गए तो या 6 आ गए, मगर बहरहाल एवरेज जो आगे की बात कर रहा हूँ, अभी तो एक पेपर हुआ है, तो आप कम से कम भी 8-10 सवाल एक्सपेक्ट करें, 1, 1.5 या 2 नंबर के, वो डिपेंड करेगा। बट 10 to 15 से ऊपर भी नहीं जाएगा, तो 10 to 15 मार्क्स एमसीक्यू के आ गए, जो बहुत क्रूशल है, जो इनकम टैक्स पे भी होगा, जो सेल्स टैक्स पे भी होगा, जो चैप्टर 1 to 3 पे भी होगा। ये इस दफ़ा नहीं आया 1 to 3 पे, मगर आएगा। एग्जामिनर जाएगा ना और मुश्किल करेगा ना, तो क्या करेगा? जो सवाल बनाए वो रिपीट करेगा, तो फिर वो उसको किस चीज़ के पैसे मिलते हैं? तो मुश्किल की तरफ जाएगा, हमने मुश्किल को पहले ही सोचना है। उसके बाद दोस्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, और बच्चे का सबसे बड़ा तकलीफ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर, वो यही है कि मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होता, ठीक है। तो सवाल है न्यूमेरिकल के,
और इनकम टैक्स के भी तकरीबन 2 से 3 सवाल और सेल्स टैक्स का 1, ये तकरीबन टोटल जो है ना 4 और छोटे सवाल भी हों तो मे बी 5 न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। और आखिर में क्या है दोस्त, थ्योरी, और थ्योरी भी इस दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने प्रिडिक्ट किया था अमेंडमेंट को, ये देख लेना, डिस्पोजल ऑफ एसेट अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्ट वही आया। तो ये 2 तरीके से पूछी जाती हैं, एक तो सिंपल थ्योरी और इसके अब चांस और कम होते जा रहे हैं, और दूसरा है दोस्त केस स्टडी, जिसके लिए आपको क्या चाहिए, ये तकरीबन इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को मिला के तकरीबन आप समझे 3 के करीब सवाल होंगे। तो अगर मैं यूं बना लूं दोनों बना के, तो 1 सवाल यहां से आ गया, ठीक है, 4 सवाल यहां से आ गए, 3 यहां से, तो टोटल 8 सवाल का ये आपका पेपर बनता है, ठीक है। ये है आपका पेपर पैटर्न। पेपर दिखाना फजूल है, समझिए कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो तैयारी ही हम ऐसे करेंगे कि पेपर भी होना शुरू हो जाएगा। जो हमारी प्रैक्टिस किट है उसके अंदर अलग से एक सेगमेंट है पास्ट पेपर का, तो जिन चीज़ों पे पास्ट पेपर आए हैं उसका अटेम्प्ट आइडेंटिफाइड होगा, ठीक है। इंशाल्लाह बस आप दुआ करो, और दुआ करो, ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, आप दुआ करो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाब करे। इस दफ़ा सारे बच्चे कामयाब हों, ना सिर्फ टैक्स में, बाकी सारे पेपरों में। और मैं दुआ दिल से करता हूँ मेरा बेटा, क्योंकि हमें हमारे जो माँ बाप है, मैं हमेशा एक आदत थी बचपन से, और शुक्र है कि मेरे बड़ों ने ये आदत डाली थी कि भाई घर से निकलते वक्त माँ को पाँव पे हाथ रख के और फिर स्कूल जाओ। तो मुझे जब से होश है ना, और जब तक मेरी माँ हयात थी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, मुझे कोई दिन याद नहीं है जब मैं घर से निकला हूँ माँ को पाँव पढ़ के ना निकलूँ। और वो मुझे एक दुआ देती थी, मेरी माँ सिंधी में मुझे दुआ देती थी कि वो कहती थी, जिसका मकसद था वो सिंधी में बोलती थी कि वडीय मानिय रसंदे, जिसका मतलब क्या है, अल्लाह तुम्हें बड़ी रोटी, वो एक इडियोमेटिक है कि बड़े बंदे बनोगे, बड़े आदमी बनोगे। और उसकी दुआएं लग गई, उसकी दुआएं लग गई। गरीब का बंदा कमिश्नर बना हुआ है यार, बड़े बड़े फर्म के पार्टनर्स, बड़े बड़े CEOs बाट वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमारी कोई औकात नहीं है भाई, हम कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जिसको हम कहें कि बड़ी चीज़ें नहीं, ठीक है। तो माँ की दुआ थी बेटा, एक तो माँ से, और दूसरा उस्तादों से। अदब किया है हमेशा बेटा, अदब अदब, यकीन कर लो उनकी दुआएं, कि आज जहाँ बैठे हैं औकात हमारी कोई नहीं है, तो मैं भी दुआ करूँगा, क्या पता मेरी दुआ किसी मेरे बच्चे को लग जाए यार। उस्ताद हूँ ना, तो उस्ताद की दुआ तो लग सकती है, हमें भी लगी ना। तो इसीलिए तुम भी मेरे दुआ करना कि या अल्लाह मेरे उस्ताद को तौफीक दे कि वो मेहनत करें। मैं तुमसे और दुआएं नहीं मांग रहा, मैं बस मेहनत की दुआ मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही सुन्नत है अल्लाह की कामयाबी की, जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। मैं भी मेहनत करूँगा, मैं भी यही कह रहा हूँ कि यार बस दुआ करो मेरा उस्ताद मेहनत करे, जो उसने वादा किया वो पूरा करे, बस ये दुआ करो कि अल्लाह उसको तौफीक दे, जो उसने वादा किया वो पूरा करे, ठीक है दोस्त। तो 8 सवाल आपके बन गए। आपका आप सब्जेक्ट जो है ये मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया कंप्लीट। अब स्टेज 2 आज के लेक्चर की स्टार्ट कर रहे हैं, और वो क्या है, आज से ही मैं चाहता हूं कि हम लर्निंग शुरू कर लें, एक आध चीज़ पढ़ के जाएंगे, सीख के जाएंगे कि टैक्स है क्या, ठीक है दोस्त। देखें दोस्त, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, मगर मेरा मकसद क्या है आपको मैं बता चुका हूँ, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल टैक्स कमिश्नर हूँ, टैक्स का काम किया है, किताबें हैं, रिसर्च है, अल्हम्दुलिल्लाह CA को पढ़ाया है। एक पाकिस्तान की मैंने कुछ क्वालिफिकेशंस डिज़ाइन की हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेशन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा काम किया है कि एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जो कंपनी के अब ओनर्स भेज रहे होते हैं अपने मैनेजर्स को, जाओ तारिक तुम से टैक्स सीख के आओ। तो वो इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं क्या बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वो पढ़ाऊँगा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्रिल मशीन लेना या होल इन द वॉल। तो मेरा याद रखना, होल इन द वॉल, होल इन द वॉल, और मेरा होल इन द वॉल क्या है, पेपर पास। तो मैं आपको डिज़ाइन ही ऐसे करके कोर्स जा रहा हूँ, मैं आपको सोने की इजाज़त नहीं दूंगा, मैं आपको रिलैक्स होने की इजाज़त नहीं दूंगा। अभी से मेहनत करेंगे, आज से ही करते हैं। क्यों मैं आपको छोटे छोटे बच्चों वाले टॉपिक में लगा दूँ शुरू से लेके, कि टाइम ज़ाया हो, 3 दिन भी क्यों ज़ाया हो, 1 दिन भी मेरा क्यों ज़ाया हो भाई, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना, मेरे पास है ना आपके पास है, क्योंकि हम रिलैक्स करके गया ये अटेम्प्ट, क्यों जाए अटेम्प्ट 6 महीने और, तो शादी कब होगी तेरी, मेरी तो हो गई, मुझे तो कब होगी, ओ भाई जल्दी करेंगे। तो इसीलिए निकालो किताबें। मेरे क्लास में बगैर रजिस्टर के जो बैठेगा ना, वो खुद को पहले एक लानत देगा, ये सुन्नत है मेरी, हाँ पहले मैं लानत दिलवाऊंगा बगैर रजिस्टर। निकालो रजिस्टर, निकालो जल्दी से, निकालो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी, और कंफर्म करते जाओ। सना, आफाक, अली, सारे बच्चे भाई निकालो। रजिस्टर नहीं है, कोई पुराना रजिस्टर निकालो, अलग से रजिस्टर होना चाहिए तुम लोगों का। मैं तस्वीरें मंगाऊंगा तुम्हारे काम की, कि काम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो,
एंड पे आके पता चले कि जी बच्चा परेशान है। क्यों परेशान हो यार, तुम आखिर में आके काम करेंगे तो परेशानी नहीं होगी, मेहनत करेंगे परेशानी नहीं होगी। और दोस्त याद रखना, ये टाइम है ना वापस नहीं आता, तकलीफ दे के जाता है। कुछ ना करने से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ ना करने से तकलीफ बढ़ती है, तकलीफ बढ़ती है। क्यों? जिंदगी खेती बाड़ी की तरह है, और खेती बाड़ी में क्या होता है, अगर आप मेहनत करोगे, धूप में रहोगे, बीज बोओगे, झाड़ियाँ हटाओगे, पानी दोगे, तो आपको क्या मिलेगी, बहार, फसल मिलेगी। और कुछ नहीं करोगे तो कांटे उगाते हैं। तो कुछ ना करना मेरी जान आपके लिए ऑप्शन नहीं हुई है। चले मेरे दोस्तों, आए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 1। ठीक है, लेसन 1। आज का लेसन नंबर 1 क्या है दोस्त? आज हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इनकम टैक्स जो इम्पोज हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने एक आर्टिकल है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का? आर्टिकल 77। उसने कहा, किसने? आर्टिकल 77 ने, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन ने? क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्टेटस है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ओके दोस्त, इसका मतलब कोई भी लॉ इससे क्लेश नहीं कर सकता, कोई भी लॉ नहीं बन सकता जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत ना दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 77 ने कहा, क्या कहा? टैक्स नहीं लग सकता। क्या कहा? टैक्स नहीं लग सकता जब तक के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना हो। क्या? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना हो। इसका मतलब क्या है? एक कानून होना चाहिए टैक्स के लिए। तो टैक्स लगाने की पावर, मैं आपसे पूछता हूं, बताएं, कैन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इम्पोज टैक्स? याद रखना इसमें कीवर्ड क्या है? इम्पोज। यही एमसीक्यू की तैयारी कराऊंगा, लफ्ज बताऊंगा। कैन दे इम्पोज टैक्स? द आंसर इज नो, नो। क्यों? आर्टिकल 77 ने कहा, क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? लिखा है टैक्स लगाने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हु कैन इम्पोज टैक्स? बताएं, मुझे जवाब दें, रिप्लाई करें। हु कैन इम्पोज टैक्स? पाकिस्तान में टैक्स इम्पोज करने की पावर किसके पास है? बोलो। हुकूमत तो फजूल गालियां खाती है, हुकूमत टैक्स प्रपोज करती है, एक कानून लेके जाती है, कानून बनाती नहीं है। कानून बना के उससे टैक्स लगाने की पावर किसके पास है दोस्त? पार्लियामेंट के पास। ओके, पार्लियामेंट हमारे मुल्क में क्या कहलाती है बताएं? उसमें हमारे पास लोअर हाउस कहलाता है नेशनल असेंबली, अपर हाउस क्या कहलाता है दोस्त? सेनेट। ठीक है, और उनसे जब पास हो जाए तो प्रेसिडेंट साइन करता है, कानून बनता है। तो इसका मतलब टैक्स लगाने की प्री कंडीशन क्या है? कानून का पास होना, और कानून होगा तो उसके तहत टैक्स लगेगा। तो आपसे मैं पूछता हूं, अगर मैं आपसे सवाल करूंगा तो लॉ ऑफ इनकम टैक्स होगा या नहीं होगा हमारे मुल्क में? होगा ना, उसके बगैर तो टैक्स लग नहीं सकता। तो वो कौन सा लॉ है इनकम टैक्स का? ये मेरे पास पड़ा हुआ है। कभी कभी ऑफिस में झगड़ा हो जाता है तो हम गुस्से में इसको उठा लेते हैं कि इसी के थ्रू बंदे को मारूंगा। इतना है भैया, ये इसकी 2 वॉल्यूम है। ओके भाई, ये फेडरल टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स है। मैं देखता हूँ इसमें कानून क्या लिखा है दोस्त, देखता हूँ, पूछता हूँ, बता कानून तू है टैक्स लगाने के लिए तो बता कहाँ पे है भाई। ये आ गया इसका कानून का पहला सेक्शन, और क्या कह रहा है? कहता है दिस ऑर्डिनेंस, एक्ट नहीं है, ऑर्डिनेंस है। दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जवाब मिल गया दोस्त, क्या जवाब मिला? हमारा लॉ कौन सा है बताओ दोस्त? हमारा लॉ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। लिख लो भाई, ये की पॉइंट आ गया है 2001। सर 2001 क्यों लिख रहे हैं इसमें? नासिर बता क्यों लिख रहे हैं भाई दोस्त? ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो ठीक है, एक तो ऑर्डिनेंस लिख रहे हैं उसको, फिर 2001 लिख रहे हैं। भाई देखिए, लॉ की 2 फॉर्म्स होती हैं। लॉ 2 फॉर्म्स में होता है, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। टेम्पररी को ऑर्डिनेंस कहते हैं, जो 120 दिन के लिए, और 120 दिन की एक्सटेंशन होती है बस। और दूसरा क्या है? परमानेंट, उसको एक्ट कहते हैं।
तो टेम्पररी लॉ अब तक कैसे चल रहा है भाई? ये टेम्पररी लॉ वाला रूल बाद में बना है कि ये 120 दिन के लिए होगा। जब इनकम टैक्स लॉ आया ना तो ऐसा रूल नहीं था लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे परमानेंट लॉ करार दिया हुआ है। किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इसको परमानेंट लॉ करा आया 2001 में, जब पार्लियामेंट नहीं थी, क्योंकि परवेज मुशर्रफ का टाइम था, प्रेसिडेंट था, तो उसने लॉ बनाया, ऑर्डिनेंस कहलाया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई, इसको परमानेंट कर दिया गया। आज अगर ऑर्डिनेंस आएगा ना 120 दिन से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये रूल बाद में चेंज हुआ 120 दिन वाला। बात समझ आ गई दोस्त? कि ऑर्डिनेंस लफ्ज का मतलब ये ना समझना कि यार ये टेम्पररी है, नहीं, परमानेंट है, पुराने रूल के तहत बना हुआ है। कब बना? 2001 में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी पावर एक्ट वाली है, एक्ट वाली है। मगर एक 2001 से पहले क्या था? तो दोस्त 2001 से पहले क्या था? पाकिस्तान के इनकम टैक्स के 3 लॉज गुजरे हैं। इनकम टैक्स के कितने लॉज गुजरे हैं दोस्त? 3। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा? ये है 1922। 1922। दूसरा है दोस्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये भी ऑर्डिनेंस था 1979। और तीसरा करंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। भाई यहां तक ऑन बोर्ड आ गए सारे? अब मैं रुक जाऊंगा ताकि तुम कंफर्मेशन दे दो कि समझ आ गई ये बातें आपको, ये बातें समझ आ गई हैं। और फिर मैं एक बेसिक सवाल पूछूंगा आप सबसे, बताएं कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है टैक्स बगैर कानून के नहीं लग सकता? एमसीक्यू आ सकता है ना। आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 के तहत टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, पार्लियामेंट। किसकी है दोस्त? पार्लियामेंट की। ओके, और पार्लियामेंट ने ये पावर एक्सरसाइज करते हुए कौन सा कानून जो बनाया तो प्रेसिडेंट ने था ऑर्डिनेंस की फॉर्म में, मगर बाद में पार्लियामेंट ने उसको परमानेंट कर दिया दोस्त? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो बेसिक लेवल पे मैं आपको लेके आया हूं कि इनकम टैक्स का जो लॉ है वो क्या कहलाएगा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, आए आज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो क्या है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में सेक्शंस की टाइप कितनी है? इसमें सेक्शंस होते हैं, कानून में क्या होते हैं दोस्त? सेक्शंस। और सेक्शंस की टाइप्स क्या हैं दोस्त? 2 किस्म के सेक्शंस होते हैं। और सबसे पहले सेक्शन को कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। क्या कहते हैं दोस्त? चार्जिंग सेक्शन। और आज यही हमारा टॉपिक है। और दूसरे को कहते हैं मशीनरी सेक्शन। क्या कहते हैं दोस्त? मशीनरी सेक्शंस। और ये सेक्शंस भी हो सकते हैं दोस्त। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो भाई उमर? अब अगर चार्जिंग सेक्शन हो और मशीनरी सेक्शन हो तो फर्क भी तो बताओ ना। चार्जिंग सेक्शन सिंपल वे में बताऊंगा, टैक्स इंपोज करता है। क्या करता है? टैक्स इंपोज। इस सेक्शन के जरिए टैक्स इंपोज होता है और ये प्रोसीजर बताते हैं। ठीक है, किस चीज का प्रोसीजर? उसकी कलेक्शन का, पेमेंट का, ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, और रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग भी तो करनी पड़ेगी ना इनकम को, एफबीआर को बताना पड़ेगा ना कि क्या इनकम है हमारी, एटसेट्रा। हर प्रोसीजर बताते हैं। सिर्फ एक काम नहीं करता वो टैक्स इंपोज करने वाला। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पहला सेक्शन कौन सा पढ़े? बताओ बताओ दोस्त, कौन सा सेक्शन पढ़े? नासिर भाई, उमर भाई, अली भाई, सोते हुए भाई, मलाइका मेरा बच्चा, बिलाल, सारे यार बताओ कौन सा सेक्शन पढ़ें? क्या लगता है आपको? भाई चार्जिंग सेक्शन ही पढ़ेंगे। पता तो चले टैक्स किस पे है, क्या कौन सा टैक्स है। तो लिखे मेरे बच्चों, सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 क्या है? सर ये चार्जिंग सेक्शन है। ये क्या है? ये ही वो चार्जिंग सेक्शन है। किसका चार्जिंग सेक्शन है? सर इनकम टैक्स का। ओके, और क्या किया है इसने?
सारा मसला तो इसी ने खराब कर दिया, ठीक है। क्या, कैसे खराब? इसी ने तो टैक्स लगाया, तो क्या किया इसने? टैक्स को इम्पोज किया है, इम्पोज्ड इनकम टैक्स। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? कॉन्सेप्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं दोस्त? जल्दी जल्दी बताएं, क्या कॉन्सेप्ट बन रहे हैं आपके? तो आपको आज ही टैक्स समझ आ जाएगा। आज आप जाके अब्बा को बोलना कि अब्बा अपने टैक्स एडवाइजर को फायरिंग कर दे, मैं तैयार हो रहा हूँ, आपका बच्चा तैयार हो रहा है, ठीक है, टैक्स का काम मैं आपके लिए कर लूंगा, ठीक है। तो भाई आपको आज ही टैक्स समझ आ जाएगा। तो चार्जिंग सेक्शन ने टैक्स इंपोज किया। आए चार्जिंग सेक्शन से पूछते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा? चार्जिंग सेक्शन बता क्या टैक्स है भाई? आए जरा चार्जिंग सेक्शन से पूछते हैं, बता भाई कहाँ है यार चार्जिंग सेक्शन, आजा। ये है आपके सामने भाई दोस्त, ऊपर चूंकि ये शीट थोड़ी बड़ी साइज की है तो मुझे इसको जूम करना पड़ेगा। ये कुछ दिख रहा है टॉप पे? मास्टर शीट ऐसे डिजाइंड है इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कि आपके लेक्चर्स, आपका मटेरियल, आपका पेपर अलाइंड होगा। पढ़ाया कुछ, मटेरियल कुछ और, पेपर में कुछ और, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। मटेरियल, लेक्चर, पेपर अलाइंड होंगे इंशाल्लाह, तभी तो पेन पॉइंट रिलीज होंगे तुम्हारे बेटा। क्या लिखा है टॉप पे दोस्त? पढ़, क्या लिखा है? चार्ज ऑफ टैक्स। और सामने मैंने आप बच्चों के लिए ये चार्जिंग सेक्शन को थोड़ा सा आसान करके रिप्रोड्यूस भी कर दिया। ये है मेरे दोस्त आपका चार्जिंग सेक्शन, खुद पढ़ के बताओ समझ आ रहा है कुछ? क्या लिखा है? इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, आ गया वर्ड इम्पोज्ड, बन गया चार्जिंग सेक्शन, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन टैक्स इम्पोज करता है। किया ना इसने टैक्स इम्पोज? क्या लिखा है? इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। तो इनकम टैक्स सालाना टैक्स है, समझ आ गया? आज एनुअल टैक्स है भाई, टैक्स ईयर के लिए होता है। 8 रेट्स, कौन से? स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है भाई मेरे पास। और मैंने ये इसका ये जो धागा होता है ना, ये इसको नाड़ा, ये जो नाड़ा है किताब का, ये मैं कहाँ रखता हूँ तुम्हें पता है? ये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये नाड़ा बेटा मेरा प्रोफेशनल बुक है, ये फर्स्ट शेड्यूल पे ही होता है, ये फर्स्ट शेड्यूल पे होता है, क्योंकि रेट्स यहाँ गिवन होते हैं, बार बार देखना पड़ता है हमें रेट्स के लिए, बार बार इधर। तो मैंने कहा नाड़ा इधर डाल दे भाई, इसका नाड़ा इधर होगा, ठीक है। ये क्या है? रेट्स। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या है? जहाँ ये आपको अंदाजा लगाओ कि जहाँ पे बुक का ऑर्डिनेंस एंड हो रहा है ना, उसके बाद ये शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल क्या करते हैं दोस्त? शेड्यूल एंड पे आके कोई कॉमनली रेफर्ड इंफॉर्मेशन एक जगह जमा कर देते हैं। तो शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में सारे टैक्स रेट्स होंगे, सेकेंड शेड्यूल में एग्जेम्पशन जिन पे टैक्स नहीं है वो लिखा जाएगा, थर्ड शेड्यूल में डेप्रिसिएशन रेट्स। शेड्यूल समझ आ गए क्यों बनाए जाते हैं? बुक की एंड पे, ऑर्डिनेंस की एंड पे, ताकि कॉमनली रेफर्ड इंफॉर्मेशन एक जगह जमा हो। लॉजिक समझ आ रही है दोस्त? लॉजिक समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो रेट्स कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? फर्स्ट शेड्यूल में। मगर हम टेंशन नहीं लेंगे, क्यों? हमारे रेट्स तो इसी फर्स्ट शीट में मौजूद हैं। ये देख, हाँ भाई चंदा, ये देख ये रेट्स मौजूद हैं भाई, हमने तो वहीं लिख लिए। पेपर में भी टेंशन नहीं है, पेपर के भी एंड पे गिवन होते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए याद रख लो कि रेट्स कहाँ हैं, किस शेड्यूल में है, किस स्केड्यूल में। बोल भाई चंदा, सर फर्स्ट शेड्यूल में। ओके, वापस आ जा, बताओ फिर क्या हुआ? ऑन एवरी पर्सन। ओके ओके ओके, तो टैक्स किस पे है? एवरी पर्सन। सब पर्सन? नहीं नहीं नहीं, हु हैज टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब हुआ मेरे दोस्त कि आपको चार्जिंग सेक्शन ने क्या बताया? 4 प्री कंडीशंस ऑफ इनकम टैक्स। कि यार देख चंदा, अगर टैक्स समझना है ना तो पता होना चाहिए कि सेक्शन ने इंपोज किया और कंडीशंस क्या हैं, प्री कंडीशंस क्या हैं। तो मैं लिखना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए, ये है दोस्त सेक्शन 4। तो मैं लिखूंगा भी नहीं, तुम्हें समझ आ गया सेक्शन 4 क्या है भाई। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है। क्या किया इसने? टैक्स इंपोज किया। कौन सा टैक्स इंपोज किया बताओ? इंपोज किया इसने दोस्त इनकम टैक्स। ओके, तो अच्छा जी, ये इनकम टैक्स किस पे इंपोज किया? ये इनकम टैक्स इसने इंपोज किया ना, किस पे इंपोज किया? अभी अभी हमने पढ़ा था, कौन बताएगा? कौन है जिसका साबुन तेज है भाई? बोल मेरा बच्चा। या रोज़ा लगा हुआ है तुम लोगों को? रोज़ा लगा हुआ होगा ना, तो मैं अभी ये खाने पीने की तस्वीरें दिखाऊंगा तुम लोगों को, बता रहा हूँ। यार शरबत कैसा लगता है?
है, बोल बोल बोल, अच्छा दिखता है ना, तो अभी मैं तुम्हारा रोजा और लगाऊंगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई, बताओ क्या है सर? ये टैक्स इंपोज किया गया किस पे? पर्सन पे। अभी तो पढ़ा हमने, कौन? पर्सन। कॉन्सेप्ट मिल गया हमें, कौन सा कॉन्सेप्ट? पर्सन का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए भाई। तो पर्सन तो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, कितने हैं? 7, मगर हमारे लिए रेलिवेंट है 3, तो अभी मैं 3 लिख देता हूं। 3 + 4 हैं 7, मगर मैं आज के लिए लिख देता हूं जो जिन पे असल हमारा कोर्स बनता है। एक को कहते हैं दोस्त इंडिविजुअल, और जहां मैं एब्रीविएशन यूज करता हूं ना तो नोट कर लेना, पेपर में एब्रीविएशन यूज नहीं होती, इंडिविजुअल पूरा लफ्ज लिखना पड़ेगा आपको, इंडिविजुअल। दूसरा है दोस्त एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी, एओपी पार्टनरशिप को कहते हैं। और तीसरा है दोस्त कंपनी। तो ये वो पर्संस हैं जिन पे टैक्स लगा। तो अगर सोल प्रोप्राइटर है, धंधा करता है, धंधा, गंदा बट धंधा, बोल बटाली, धंधे पे टैक्स है? हाँ सर है। क्यों? सोल प्रोप्राइटर है। सर एक अगर एम्प्लॉयमेंट कमाता है, टैक्स है? हाँ सर, एम्प्लॉयमेंट वाला भी तो सैलरीड पर्सन इंडिविजुअल है। यार एक बंदा है सेठ साहब, पैसे लगा के और स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन कमाता है, सर वो भी तो है। अच्छा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई, उस पर भी है। यार हम अगर पार्टनरशिप कर लेते हैं तो भाई उस पर भी है। तो दोस्त ये 3 पर्सन में टैक्स लगता है, तो पर्सन होना जरूरी है। ओके, सेकेंड चीज क्या है पर्सन के अलावा? बताइएगा मुझे, पर्सन के अलावा दूसरी चीज क्या है दोस्त? पर्सन के अलावा दूसरी चीज ये है उसके पास क्या हो? टैक्सेबल इनकम हो। राइट? कौन सी इनकम दोस्त? टैक्सेबल इनकम। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टैक्सेबल इनकम है तो इनकम की टाइप्स बताओ, इनकम की टाइप्स बताओ। सर इनकम मुझे तो यहां से लग रहा है एक बन गई टैक्सेबल, तो दूसरी क्या हो गई? नॉन टैक्सेबल। तो नॉन टैक्सेबल को क्या कहते हैं हम? एग्जेम्प्ट। क्या कहते हैं? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्पशंस, ये लफ्ज सुनने पड़ेंगे आपको, बोलने पड़ेंगे। एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है? एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है दोस्त? एग्जेम्प्ट का मतलब है जिस पे टैक्स नहीं है। ओके, जिस पे टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट। तो टैक्स कब लगेगा? जब टैक्सेबल इनकम हो। पता कैसे चलेगी? हम एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे। क्यों? एक रूल याद रखना मेरा बच्चा, ऑल इनकम्स आर क्या? टैक्सेबल। ओके, एक्सेप्ट व्हेन क्या होगा? एग्जेम्प्टेड बाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये रूल है। तो भाई अगर इनकम है तो टैक्स लगेगा, और जब एग्जेम्प्ट करना हुआ तो कानून में लिखना पड़ेगा। तो हम इनकम की लिस्ट पढ़ लेंगे, टैक्सेबल की और एग्जेम्प्ट की, हमें पता चल जाएगा। तो कंडीशन नंबर 2 क्या हुई दोस्त? बताओ मुझे। सर कंडीशन नंबर 2 ये है कि आपकी इनकम टैक्सेबल हो। करेक्ट। बताओ भाई, मैं टैक्स रोज देता हूं, घर पे तो रोज ही देता हूं, मगर सरकार को टैक्स में साल में दूंगा ना। तो अब इनकम है तो ड्यूरेशन भी तो है ना। इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, अकाउंटिंग पीरियड है, फाइनेंशियल पीरियड है, तो इसका भी तो कोई पीरियड होगा कि कितने साल की इनकम, सालों की इनकम, महीनों की इनकम। दोस्त इसको कहते हैं टैक्स पीरियड। तो टैक्स पीरियड क्या है इनकम टैक्स का? सर जी टैक्स ईयर। सर क्या होता है टैक्स ईयर? पढ़ेंगे तफसील के साथ, मगर अभी के लिए सुन लो। इसकी 3 किस्में हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर, क्या जबरदस्त पढ़ा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मल टैक्स ईयर। सर जी दूसरा क्या है? स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर। सर जी तीसरा, इन दोनों में ट्रांजिशन करने की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाते हैं, तो बीच में पीरियड को ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब तवज्जो रखना, सर जी इंपॉर्टेंट तरीन ये है नॉर्मल। क्यों? क्योंकि सबसे कॉमन ये 99% यही होता है। अब ये फर्क कैसे करते हैं हम बाद में पढ़ेंगे, ये टॉपिक बात के हैं। जो टैक्स ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स हो, क्या हो? 12 मंथ्स। और दोस्त एंडिंग ऑन, एंडिंग ऑन
30 जून, ये है नॉर्मल टैक्स ईयर। सर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अगर 30 जून पे एंड ना हो, स्पेशल टैक्स ईयर। सर नॉर्मल टैक्स ईयर कितने किस्म का होगा? एक, क्योंकि उसकी एंडिंग एक ही दिन हो सकती है। स्पेशल टैक्स ईयर कितना एंड होगा? 364, उसकी एंडिंग कभी भी हो सकती है। तो मिलेगा कौन सा? नॉर्मल, जरूरत पड़ने पे स्पेशल। तो कॉन्सेप्ट बनाओ मेरे बच्चों कि टैक्स ईयर, अब जब हम इनिशियल क्लासेस पढ़ेंगे ना, जब तक हम इसके एज ए टॉपिक पढ़ें, जब तक हम इस पे एज ए टॉपिक आए, टैक्स ईयर पे जब तक एज ए टॉपिक नहीं आ रहे, हमारा टैक्स ईयर कौन सा होगा? हमारा टैक्स ईयर कौन सा होगा? जब हम एज ए टॉपिक पढ़ेंगे फिर हम बताएंगे। जब तक हम इस टॉपिक पे आए, हमारा टैक्स ईयर होगा नॉर्मल टैक्स ईयर। तो आप कौन सा पीरियड लोगे हर सवाल में? सर जुलाई से जून, 1 जुलाई से 30 जून, ये आपका टैक्स ईयर होगा। क्योंकि हम सवाल की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ना, लिखा होगा टैक्स ईयर 2015, तो मतलब क्या है? 2015 का 15 का 30 जून पे एंड हुआ होगा, 15 के टैक्स ईयर 15 पे एंड हुआ होगा। आज अगर मैं आपसे पूछता हूं, कोई मुझे एक जीनियस बच्चा आए और आके स्क्रीन फाड़ के निकल आए और बता दे मुझे ये टैक्स ईयर 2026 कब एंड होगा? दोस्त 26 कब एंड होगा? ऊपर ही तो लिखा है। अली भाई जबरदस्त जबरदस्त, 26 जो होगा ना दोस्त, टैक्स ईयर 26। अली भाई रिव्यू कर ले अपने जवाब को, क्योंकि 26 बोला है ना, यही निशानी है। सर 30 जून 26 पे एंड होगा। कब एंड होगा? 30 जून 26, यानी कि बिगिनिंग पिछले साल हुई होगी। ये करंट ईयर की जो बात चल रही है ना, ये मुझे दोबारा करेक्ट करके लिखने दें। ये है सर 26, तो ये टैक्स ईयर है। अब सही बताओगे जवाब? अब मुझे लग रहा है आप सही बताओगे। आए जरा मुझे बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका सही जवाब देना। सर जी टैक्स ईयर 2025 की बिगिनिंग और एंडिंग बताओ। भाग बच्चा भाग, सो नहीं सकता, भाग मिल्खा भाग, मिल्खा भाग। मूवी देखिए ना, बोल बच्चा बिगिनिंग क्या है? जबरदस्त। ओ भाई जब हमने कहा ना 25 तो इसका जून होगा, तो जुलाई पहले साल वाला होगा ना, तो बिगिनिंग हुई 1/7/24। अब समझ आ गया? 6/25। आगे बढ़ेंगे अब, क्योंकि इतना ही आज बढ़ाना था बस, बाकी एजेड सब सेपरेट टॉपिक आएगा। आए मेरे बच्चों आगे। अब क्या रह गया? अब आप देखिए ना, जब टैक्स लगाया गया है मेरे दोस्त, तो टैक्स लगाते वक्त क्या किया गया है? टैक्स लगाते वक्त ये काम किया गया है कि कहा गया सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन, इनकम टैक्स लगा रहा है पर्सन पे। कौन सा पर्सन? जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो। कितने ड्यूरेशन की? सर टैक्स ईयर की। तो टैक्स कंप्यूट कैसे करेगा मेरी जान? बता चंदा, बता नासिर, कैसे करेगा टैक्स कंप्यूट? सर उस इनकम पे, इस पे लगाएगा क्या? टैक्स रेट। आ गया न्यूटन का फार्मूला। सर जी ये बात जो है ना, आइंस्टाइन को भी नहीं समझ आई आज तक, जो आपको तारीख दुनिया में पढ़ा रहा है। वो भी बोल के गया है, कहता है जी सबसे मुश्किल तरीन दुनिया की समझना इनकम टैक्स। और सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं, उसने कहा था द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड इज इनकम टैक्स। क्योंकि साइंस सीधी चलती है, ये सीधी चलती ही नहीं है, ये पता ही नहीं चलता घूमता है कहाँ पे। अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, भाई को सही जवाब देना। नहीं दिया ना तो स्क्रीन से आकर लानत दे दूंगा तुम लोगों को। बताओ चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? बोलो बोल भाई बोल। सर सेक्शन 4। शाबाश। रेट्स डिफरेंट होते हैं। अभी आ रहा है नासिर भाई, आ रहा है, सबको जवाब देना है भाई, एक्टिव होके काम करो। सेक्शन 4। शाबाश। सेक्शन 4 ने कौन सा टैक्स लगाया? नाम क्या है उस टैक्स का? बोलो भाई। सर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगाया उसने। अब इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स लगाने की 4 की कंडीशंस क्या हैं जिसके बगैर टैक्स नहीं लग सकता? बोलो अब। नंबर 1 पर्सन, बोलो नंबर 2 टैक्सेबल इनकम, नंबर 3 टैक्स ईयर, नंबर 4 टैक्स रेट। ये चारों होंगी तो टैक्स लगेगा, एक भी मिसिंग होगी तो टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोई फार्मूला मुझे लिख के बताएगा हाउ टू कैलकुलेट टैक्स पेएबल?
आ गए हैं उस चीज पे जिसका न्यूमेरिकल करने वाले हैं, अभी हम पहुंच गए। हाउ टू कैलकुलेट टैक्स पेएबल। भाई बहुत अच्छे नोट्स बनाता हूं मैं, ये भी तुम लोगों के लिए। हाउ टू कंप्यूट या कैलकुलेट क्या, टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल कैसे कैलकुलेट होगा, बोलो भाई बोलो। सर जब हम क्या करेंगे बताएं, जब हम टैक्सेबल इनकम पे, किस पे, टैक्सेबल इनकम पे क्या अप्लाई करेंगे सर जी, टैक्स रेट्स। तो क्या मिलेगा हमें, ये है टैक्स पेएबल। अब हमें दो बातों का पता होना चाहिए दोस्त, और वो क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या है और टैक्स रेट्स क्या है। बस बन गए तुम टैक्स एक्सपर्ट, शुरू कर दो एडवाइजरी, खोलो अपनी फर्म, हो गए हो तुम टैक्स के चीते, एज गुड एज दैट, बन जाओगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब ये नहीं करना भाई। आए आगे बढ़े दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जहां तक मुझे आपको लाना था। अब 10 मिनट और लूंगा, ले सकता हूं 10 मिनट तुम लोगों के कीमती वक्त के, क्योंकि तुम यहां से जब क्लास ऑफ करोगे तो सोचोगे कि नेतन्याहू का क्या करें, सोचोगे ना, इसराइल का क्या करें, कश्मीर को कैसे आज़ाद करें, मसले दुनिया के कैसे ख़त्म करें। मुझे पता है तुम बहुत इंपॉर्टेंट लोग हो, सारी दुनिया के मसले तुम लोगों के पास ही है, ठीक है। गुर्बत भी तुमने ख़त्म करनी है, पड़ोसियों के मसले, ख़ानदान के मसले, सारा जिम्मा तेरे कंधों पे है, सारी दुनिया का। ओ भाई ऐसे भी नहीं सोचा करो यार, चिल किया करो, ज़िंदगी है ना, गुजर भी जाती है, आगे भी बढ़ता है इंसान। बस 10 मिनट ले रहा हूँ भाई, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। वो कह रहे 10 मिनट अब ले ही लेंगे ना, ना भी बोले तो, ऐसा ही बच्चा है अली। अली भाई देखो टैक्स, अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्या। अब हम क्या समझने जा रहे हैं सर जी, अब हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज टैक्सेबल इनकम। दोस्तों मुझे एक बात चाहिए आपसे, अभी चाहिए सबसे, जो मुझे ना अभी वो नींद वाला बच्चा भी चाहिए, जो रोज़े लगा हुआ बच्चा भी चाहिए, कि मुझे बताओ ये जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ ये सही मेथड है कि नहीं है। और मैं आपको इंशाल्लाह साबित करके दिखाऊंगा दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट, ये प्रूवन मेथड है, मैंने इसको टेस्ट किया एक जगह पे, कि इसी से तुम लोग मेरे साथ लिखोगे, मैं भी लिखूंगा, देखें कैसे आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। सारे नोट्स भी आपको दे दूंगा। भूमि मेरा बच्चा, देखो भाई व्हाट इज टैक्सेबल इनकम। आए जरा टैक्सेबल इनकम को समझते हैं क्या है। सर टैक्सेबल इनकम क्या है दोस्त, टैक्सेबल इनकम क्या है, याद रखना ये वाला पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ऑल इनकम्स। क्या ऑल इनकम्स क्या है सर, क्या क्या कमाते हो भाई। मैं डिविडेंड कमा सकता हूँ, कुछ लोग बैंक में पैसे रख के इंटरेस्ट कमाते हैं, कुछ लोग जो है वो एसेट्स बेच के कैपिटल गेन कमाते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ सैलरी से कमाते हैं, कुछ लोग जो है वो रॉयल्टी से कमाते हैं, कुछ रेंट से कमाते हैं। ये इतनी सारी इनकम्स हैं, इनकम कैन रन इनटू हंड्रेड्स। तो सारी इनकम्स all incomes are classified in 5 groups। 5 इनको हम क्या कहते हैं, 5 ये टर्म आ रहा है अब, हेड्स ऑफ इनकम। ओके दोस्त, ऑल इनकम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो हमें 5 क्लासिफिकेशन में इनकम को क्लासिफाई करना है। वो क्या है वो अभी मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले सैलरी, ये फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है दोस्त, ओके। इसमें कौन सी इनकम आएगी, एम्प्लॉयमेंट इनकम दोस्त। उसके बाद है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये सारा कोर्स की नरेशन हो रही है आपके सामने, ये ना समझना कि तुमने पढ़ लिया, सर हमने सैलरी पढ़ लिया, हमने सारा पढ़ लिया, नहीं ऐसे नहीं है, ये तो पूरा कोर्स है आपका। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सर इसमें क्या आता है, सर इसमें रेंटल इनकम होती है, रेंटल, जो रेंट हम कमाते हो ना फ्लैट से, बिल्डिंग से, वो यहां आता है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरी है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बिजनेस जो है धंधा, तो कोई भी बिजनेस करेगा वो यहां आ जाएगा। ओके सर। तीसरा है सर जी कैपिटल गेन्स। ये वो कैपिटल नहीं है जो बिजनेस में हम करते हैं, कैपिटल गेन। सर ये कैपिटल गेन्स क्या है भाई, शेयर्स को बेचना, कुछ एसेट्स जो कैपिटल एसेट की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन आएगी,
पेंटिंग्स, ज्वेलरी, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, इन एसेट्स को बेचेंगे तो कैपिटल गेन आता है, वो यहाँ आता है। ओके ओके ओके, कितने हो गए? 4। कौन से? नंबर 1 सैलरी, ओके। नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यस। इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, याद हो जाएगा? हो जाएगा। और आखिरी क्या है? आखिरी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसको मैं अक्सर आईफोर्स कहता हूं, ठीक है। इसको कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और सैलरी को हम सैलरी कहते हैं, ठीक है। एब्रीविएशन भी मैंने आपको बता दी कि हम यूं उसको लिख रहे होते हैं, राइट। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, हेड्स ऑफ इनकम कितने थे? हेड्स ऑफ इनकम कितने थे? 5। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। करेक्ट हो गया? आ गए भाई, इसको याद कर लिया आप सब बच्चों ने। अब अगर हम इन 5 हेड्स के पहले पॉइंट पे वापस जाएं तो टैक्सेबल इनकम किसे कहते हैं वो अब हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। सर जी टैक्सेबल इनकम कहते हैं इनकम को, और इनकम क्लासिफाई हो गई कितने हेड्स में? सर 5। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। ओके हो गया भाई? ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त? नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर हर हेड में इनकम जाएगी तो कैलकुलेशन कैसे होगी? बताएं जरा। एहतशाम एक सेकंड देना बेटा, मैं रिप्लाई करता हूं। इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओ भाई सिंपल। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो भाई? सर हम प्रॉफिट तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, हम उठाते हैं रेवेन्यू, माइनस करते हैं एक्सपेंस, मिल जाता है प्रॉफिट। तो ऐसे सेम तरीके से करेंगे भाई, सेम तरीका यहां होगा। इसमें हमें मिलेगा क्या? प्रॉफिट, उससे माइनस करेंगे हम एक्सपेंस, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया एक्सपेंस, और बल्कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट नहीं, मिलेगा प्रॉफिट। ये आपका चूंकि ऊपर वो क्रॉस था तो आई थॉट ये मुझे करेक्ट करने दे दोस्त, ये आपका हो गया रेवेन्यू और ये आपका हो गया एक्सपेंस, ये आपका रेवेन्यू, ये आप यस। अब ये आपका करेक्ट हो गया दोस्त, ये आपका हो गया भाई सेम फार्मूला, सेम सेम, कोई चेंज नहीं है। ओके, मगर यहां मैंने ना एक्सपेंस नहीं माइनस किया, क्योंकि याद रखना सैलरी के एक्सपेंस अलाउ नहीं है दोस्त, सैलरी के एक्सपेंस अलाउ नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, फिर मैं स्टॉप कर दूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, बस आज यहां तक मुझे लाना था आपको। और वो क्या था? सबसे पहले आता है क्या? रेवेन्यू। इनकम टैक्स में हेड ऑफ इनकम के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसे बोलते हैं अमाउंट चार्जेबल। क्या बोलते हैं दोस्त? अमाउंट चार्जेबल, यानी रेवेन्यू माइनस क्या करते हैं? एक्सपेंसेस, इसको कहते हैं डिडक्शंस अलाउड। अब याद कर लो, अब याद कर लो, माइनस हो जाएगा डिडक्शंस अलाउड तो मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? इनकम अंडर हेड। आ गई है भाई इनकम अंडर हेड, आ गई आपकी इनकम अंडर हेड। तो यहां अमाउंट चार्जेबल ही इनकम अंडर हेड बन गया, इधर एक्सपेंस माइनस होने के बाद बनेगा। ओके मेरे दोस्तों, ये आपकी हो गई है इनकम टैक्स की बेसिक कैलकुलेशन, आपने सीख लिया आज, बेसिक कैलकुलेशन आपने सीख ली है। अब क्या हुआ? अगर एक से ज्यादा हेड्स होंगे तो क्या कर लोगे? उसको सम कर लो। क्या करेंगे दोस्त? सम कर लो। अगर एक से ज्यादा है, आपके सवाल में 2-3 गिवन है या जितने भी गिवन है, 5 गिवन हो, आप सम कर लो, बस बन गया आपका टैक्सेबल इनकम। हम क्या कहेंगे उसको? सम ऑफ ऑल हेड्स। ओके, ये सम ऑफ ऑल हेड्स हो गया। और एक आध स्टेप अगली क्लास के लिए है, मैं वो बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। ये पहुंच चुके हैं आप कहां पे दोस्त? टैक्सेबल इनकम की तरफ। कहां पहुंच गए? ये टैक्सेबल
इनकम पे। तो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, मैंने अभी कुछ स्टेप्स इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि आपने सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं सीखोगे ना, बेसिक मेथड सीख लिया आज आपने, आज आप बन चुके हो टैक्स वाले। देखें सबसे पहली बात, वापस 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 इधर इधर, ओके चलें। किसी दोस्त ने कहा सर जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आज कहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है टैक्स नहीं लग सकता जब तक कि कानून ना हो। कानून कौन सा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें सेक्शन कौन सा है जिसने टैक्स लगाया, चार्जिंग। और चार्जिंग सेक्शन ने क्या कहा, कहा टैक्स लगने के लिए 4 कंडीशंस हैं। कौन सी, पर्सन होना, टैक्सेबल इनकम होना, टैक्स ईयर होना, टैक्स रेट होना। हमने कहा अच्छा टैक्सेबल इनकम और टैक्स रेट मल्टीप्लाई करते हैं टैक्स पेएबल बनता है, उसने कहा हाँ। हमने कहा बता टैक्सेबल इनकम कैसे, कहता है ये है टैक्सेबल इनकम। कैसे होगी टैक्सेबल इनकम, बताओ मुझे। सर 5 हेड्स हैं, उसमें पहले इनकम होगी और उसके बाद उसका एक्सपेंस माइनस होगा सिवाय सैलरी के, तो इनकम अंडर द हेड मिलेगी, उसको ऐड कर लेंगे, बन गई आपकी टैक्सेबल इनकम। क्या आप मुझे अब दोस्त एक चीज़ बता सकते हो, मैं आज सिर्फ आपको एक फ्लेवर देने के लिए ये काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ये काम जो है ना, चूंकि पहली क्लास है मेरे दोस्त, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अगर आप हिम्मत कर लो और साथ दे दो, तो मेरे दोस्त ये पढ़ सकते हो क्या लिखा है, ये पढ़ सकते हो मेरे दोस्त क्या लिखा है। बन गई सारी आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए नोट्स बताया था ना, ये देखो क्या लिखा है दोस्त, आ गई ना, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको समराइज की हुई मिलेंगी। एवरीथिंग विल बी हियर, जो कुछ पढ़ोगे इसमें मौजूद होगा। कहाँ पे, रैपिड रिवीजन समरी में। आए ज़रा दोस्त थोड़ी हिम्मत कर लो, हिम्मत कर लो मेरे बच्चों, बताओ ज़रा फर्स्ट MCQ आपके सामने आ रहा है। अब आप सब इसमें सोच समझ के मुझे पहले MCQ को थोड़ा सा बताइएगा। अभी आपकी लर्निंग चल रही है, सारे MCQ नहीं कर सकोगे आप, अभी शुरुआत है, मैं ऐसे ही सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। बताएं ज़रा मेरा बच्चा क्या लिखा है MCQ नंबर 1 पे, क्या है, इनकम टैक्स पेएबल बाय अ टैक्स पेयर फॉर अ टैक्स ईयर इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग टैक्स रेट्स टू, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बोले भाई, बोलो 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 बोलो। ये पढ़ाई का तरीका होगा हमारा, ऐसे चलेगा हमारा सेशन इंशाल्लाह। तो टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, करोगे मेहनत, ये बेटा सारी चीज़ें तैयार है। मैंने आज आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, जो मेथोडोलॉजी मैंने आपको इस सेशन की बिगिनिंग पे कहा मैं फॉलो करके दिखाऊंगा, मैंने फॉलो करके भी दिखाई, पढ़ा के लाया MCQ पे। मगर सिर्फ MCQ पे क्यों सर, न्यूमेरिकल भी तो कराएं। आपने कहा था भाई न्यूमेरिकल के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, चल बच्चा आजा, सैफुल्लाह भाई हिम्मत रखना। ये देख मेरा बच्चा, ये देखो भाई, करो भाई। पहला सवाल अली भाई का, अली तेरे नाम का सवाल आ गया यार, ले भाई पढ़ो भाई। पहला सवाल क्या लिखा है, अली वर्क्स, अली भाई इंशाल्लाह तू भी CFO बनेगा, इंशाल्लाह मेरी दुआ है। अली वर्क्स एज CFO एंड डिराइव सैलरी इनकम फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी। चल बेटा तेरा तो इंशाल्लाह मल्टीनेशनल का फ्यूचर है भाई। ही ऑल्सो अर्न्स इनकम फ्रॉम रेंटिंग ऑफ लैंड लोकेटेड इन लाहौर एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस। अली तू तो बड़ा अमीर निकला यार। डिटेल्स आर गिवन एज अंडर। ऐसे ही सवाल बनते हैं ना बेटा। पहला क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट इनकम है, किस हेड में जाएगी। देख लो ग्रेडेड सवाल बनाए, हेल्प भी कर रहा हूँ, हेड भी खुद बता रहा हूँ, आगे चल के नहीं बताऊंगा। मैंने कहा था ना पहले दोस्त बनूंगा, फिर अब्बा बनूंगा, फिर आके बनूंगा। ठीक है, मजा आ रहा है, बताओ पढ़ते हुए मजा आ रहा है। करो न्यूमेरिकल सवाल। सर जी इनकम क्या है, सैलरी कितनी है इसकी, पर मंथ है 2,50,000। ओके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एंड करूंगा आज का सेशन। ये न्यूमेरिकल कर दो मैं घर जाऊं। रेंट फ्रॉम लैंड, अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट है, कितनी है भाई अली सैफ भाई, 1 लाख पर मंथ। ओके अच्छा जी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस है, वो कितना है इसका, 2.5। ओके दोस्त आए जरा करते हैं इस सवाल को। अली भाई का सवाल, सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर आप जरा मुझे बताएंगे। चैप्टर 1 है और क्वेश्चन नंबर क्या था, B से था ना। ये आपको सिर्फ आदत डालने के लिए पूछ रहा हूँ, आपको आदत डालने की आपको पता होना चाहिए। नहीं B नहीं सर, C था। ओके तो C1 B1 B क्या सीरीज होगी हमारी, B MCQ के लिए होगा, C प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए होगा और D आगे चल के पास पेपर्स के लिए यूज होगा।
वैसे सी सीरीज में भी पास पेपर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो दोस्तों आए, सबसे पहले हम आते हैं, सवाल नंबर है, क्वेश्चन है C1, बी वाला हमने ज़बानी जवाब दे दिया था। क्वेश्चन इज C1, ठीक है दोस्त। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन C1, कौन सा? अली। ओके, अब इसमें हमें पूछना क्या था, बताओ जरा बेटा, क्या पूछा गया है? कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है हमें, किस टैक्स ईयर के लिए दोस्त? 26 के लिए। ओके, तो आप आए ज़रा, सबसे पहले अब जवाब लिखने का फॉर्मेट सुनो बेटा। फॉर्मेट में पहले आता है हेड नोट्स। हेड नोट्स, हेड नोट्स में 3 चीज़ें होती हैं जो सेंटर पे, पेपर के, हम जैसे पेपर है ना, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक है तो उसके आप सेंटर पे उस हेड नोट्स को लिखते हो, अलाइन सेंटर पे करिएगा, ठीक है। तो पहला हुआ सवाल है किसका नाम लिखेंगे? टैक्स पेयर का। ओके, सेकेंड लाइन में क्या लिखेंगे? रिक्वायरमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। और तीसरी लाइन में दोस्त लिखेंगे टैक्स ईयर, किस टैक्स ईयर के लिए कैलकुलेशन हो रही है। ये आपके क्या कहलाते हैं? किसी सवाल को बगैर हेड नोट्स के नहीं कर सकते, हेड नोट्स। ओके, उसके बाद दोस्त आइडेंटिफाई करेंगे हेड ऑफ इनकम, ठीक है। हेड ऑफ इनकम, सवाल में क्या हेड ऑफ इनकम था? आए, पहला क्या था? हेड ऑफ इनकम है, अमाउंट गिवन है, पहला है सैलरी। ओके जी, तो सैलरी के हेड में इनकम है इसकी, मगर बेसिक सवाल है, कंप्यूटेशन कराई नहीं है, कंप्यूटेशन करके इनकम अंडर द हेड खुद दे दी गई है। ओके, तो हम आगे चल के इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे ना, तो हमें कंप्यूटेशन ये गिवन नहीं होगी, हमें करनी पड़ेगी। तो 22.5 है, ये है सैलरी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट इनकम के अंदर 2.5 लाख रुपए, ठीक है दोस्त। आए जरा, ये हेड ऑफ इनकम आइडेंटिफाई हो गया। एंट्री, जो डिस्क्रिप्शन है वही इस्तेमाल होगी, क्या है? एम्प्लॉयमेंट इनकम, कितनी? 2.5 लाख पर मंथ है, 12 महीने के लिए। बताएगा कोई कि कितना हुआ? बोलो भाई, सैलरी इनकम क्या है इस दोस्त की? अली, आपकी सैलरी बन रही है मेरी जान 3 मिलियन 30 लाख रुपए के कमा रहे हो यार सैलरी से। गुड यार, शाबाश, आगे बढ़ो। ओके, हो गया। अब हेड चेंज हो गया ना, तो इसको रुको, हम क्या करेंगे? इसको यहीं स्टॉप करेंगे, लिखेंगे, और भी एंट्री आएंगी आगे चल के, हम लिखेंगे इनकम अंडर हेड। क्या लिखेंगे दोस्त? इनकम अंडर हेड, और वो वही रिपीट कर देंगे हम। ओके दोस्त, ये आपका पहला हेड हो चुका है। आगे चल के एंट्रियां बढ़ेंगी, 10, 12, 25 जो भी दे देना, हमने तो आज से ही सीखना शुरू कर दिया ना। सेकंड क्या था? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ऑल राइट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, हेड को आइडेंटिफाई करके अंडरलाइन करना होता है बेटा। इसमें क्या आया था? रेंट फ्रॉम लैंड, इसकी रेंट फ्रॉम लैंड थी। देख लो जरा सवाल में क्या थी? रेंट फ्रॉम लैंड। यार ये मेरे जान क्या थी, मेरे चंदा, रेंट फ्रॉम लैंड था 1 लाख रुपए पर मंथ। इजी, वैसे ही कर लोगे, 1 लाख इंटू 12। ये अली थोड़ा कम कमा रहे हो, थोड़ी नई प्रॉपर्टी लेके रेंट पे चढ़ाओ भाई, 12 लाख रुपए। ये हेड में एंट्री थी, इसको भी हम एंड कर देते हैं, इनकम अंडर हेड, और वो रिपीट हो गया। ओके, तीसरा हेड भी है। हाँ सर, कौन सा? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये सवाल बेटा ऐसे ही आके बनाता है, और मैंने आज आपको जो शुरू में कहा था ना कि जो एंड पे आके प्रैक्टिस करनी है, पहले दिन से कराने के लिए छोटे छोटे सवाल बनाने पड़ेंगे, और वो सवाल 20 सवाल है, 20, 22, 23। करो प्रैक्टिस, करो प्रैक्टिस, आपका पेपर पास है, ठीक है दोस्त। तो ये क्या है आपका? प्रॉफिट फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस। ओके, तो उसने कंप्यूटेशन कराई नहीं है हमसे, खुद करके दे दिए, कोई बात नहीं है, आगे चल के हम कंप्यूटेशन भी करेंगे। तो उसने इनकम नहीं बताई, एक्सपेंस नहीं बताया, सीधा सीधा प्रॉफिट बता दिया। ओके, कोई बात नहीं है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑनलाइन। और ये फिगर जो है ना पर मंथ नहीं है, पर एनम है, तो साल का टैक्स लगता है। हमने कहा सही है,
और वो बनती है 2.5 मिलियन पर एनम। सालाना अमाउंट हो गया, ये हो गया 2.5। ओके, और ये भी इनकम अंडर द हेड हो चुकी है। आपने आज एक बेसिक मॉडल पे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन बेटा सीखना शुरू कर दी है, और आपको वो मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं उसी मेथोडोलॉजी की जिसके थ्रू मैंने कहा था। अब अगला स्टेप याद है क्या लिखा मैंने यहाँ? ये लिखा था ना, हेड्स ऑफ इनकम कैसे कैलकुलेट होंगे। हम इनकम अंडर द हेड लेंगे, उसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे, ठीक है, ये रेवेन्यू लेके एक्सपेंस माइनस करेंगे, इनकम अंडर द हेड, फिर क्या करेंगे दोस्त, सम करेंगे और वो टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। तो करो इसको सम, क्या लिखेंगे तीनों को, सम ऑफ ऑल हेड्स। बोलो भाई, किसी ने कर लिया भाई? 3 मिलियन, 1.2, 2.5 टोटल बनता है 6.7 मिलियन। और इसी को सम ऑफ ऑल हेड्स के फौरी बाद क्या लिखेंगे हम? सर और भी स्टेप्स हैं जो आगे ऐड होंगे, मगर अभी आज के लिए क्या है, टैक्सेबल इनकम ऐसे ही कैलकुलेट होती है, इसी तरीके से टैक्सेबल इनकम आती है। हो गया भाई दोस्तों, ये है आप आज का आपका लेक्चर 1, जिसके थ्रू आपने क्या क्या सीखा। आए ज़रा उसकी मैं आज आपको समरी देता हूँ, ताकि आपके पास ये नोट्स भी मिल जाएंगे आपके साथ ग्रुप में, और थोड़ी आखिर में कुछ गाइडेंस भी देनी है, थोड़ी वो भी चीज़ें बता दूँ। देखिए दोस्त, आज आपने सीखा कि एक टोटली डिफरेंट, चूँकि हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हम एक टोटली डिफरेंट मेथड से KF 2 को पढ़ने जा रहे हैं, एक अलग ही मटेरियल डेवलप करके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम एक चीज़ को आपके सामने से लाया जाएगा, आपको मजबूर किया जाएगा पढ़ने के लिए। और इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ईद तक कितनी क्लासेस होंगी बेटा। मैं ईद तक टाइम तो ज़ाया नहीं करना चाहता, मगर मेरा बेटा 2-3 क्लास तो रखना चाहता हूँ नाली, ठीक है, ताकि कुछ सीख लो आप मेरे बच्चों। आप छोड़ो यार ईद, वो ईद तो उस वक्त होगी जब पेपर पास होता है, छोड़ें ईदें यार, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो ये है आपके लिए आज का लेक्चर। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ, एक तो टोटली डिफरेंट वे में मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, फिर जब हम टॉपिक पे आए तो टॉपिक में जो मेथोडोलॉजी बोली वो मेथोडोलॉजी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई। अब आपके सामने है मटेरियल, जो मटेरियल आपके सामने है, मैं करूँगा क्या मेरा बच्चा, ये आपके सामने जो मटेरियल है ना, वो सारा का सारा आपके साथ में शेयर भी करूँगा, और इंशाअल्लाह आपके लिए दिन रात कोशिश करेंगे। वाह सर क्या बात कर दी, ईद तब होगी। हाँ यार, ये तो बात हकीकत है ना सर, ईद उस वक्त होगी जब पेपर पास होता है यार, हम सबकी ईद वही है, पेपर पास है। अच्छा दोस्त, ये जो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, अब आपको ना एक चीज़ चाहता हूँ कि सारे दोस्त सुन लें। पहले तो जो दोस्त सोए हुए हैं उनको जगाओ, सारी चीज़ें शेयर होंगी मेरा बेटा इब्राहिम। सबसे पहले ज़रूरी है आप सबको ये बात समझना कि आपको सारे जो दोस्त सोए हुए हैं ना, जो अभी, उनको जगाओ, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। इस तरह अगर सोए रहेंगे तो मेरा बेटा उनका पेपर जो है ना, इस दफ़ा बहुत कम टाइम है, कॉलेजेस भी सोए हुए हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं, ठीक है। हमने कहा हम नहीं सोएंगे, हम जागे रहेंगे, काम करेंगे, काम का टाइम है मेरा बच्चा। तो हमने फौरी से क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों को इन्फॉर्म कर दें मेरी जान कि भाई जल्दी से आपने आना है। और पहली चीज़ क्या है, जो STD सॉल्यूशंस हैं, ओके, इसका एक मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, जो आपके पास होगा भी इसको सेव कर लें अपने पास और उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जो कि, क्योंकि राब्ता हमारा जो है ना इसी ज़रिए से होगा। ये हमारा नंबर है 2655-906, ठीक है। ये है आपके पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट, STD सॉल्यूशन का ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इसमें आपने राब्ते में रहना है। व्हाट्सएप ग्रुप जो होगा उसको भी, और आपको अगर रिकॉर्डिंग का ये लेक्चर जैसे यूट्यूब पे जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आप दोस्तों को इसके ज़रिए ना आप लिंक मंगाएं, ठीक है, इसके थ्रू लिंक मंगाएं, ठीक है। 2655-906 यही लिखा है ना, 2655-906, ठीक है बेटा। तो आप सबसे पहले कौन सा लिंक मंगाएंगे मेरा बच्चा? तो सबसे पहले आप लिंक मंगाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। जो इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसका लिंक मंगाओ और उसको आके ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन जो सबसे इजी होगी ना, इसके थ्रू होगी। हम इसके ज़रिए कांटेक्ट में इजीली रह पाएंगे, मैं भी उसमें मौजूद हूँ, ओके।
तो ज्वाइन कर लें हमारा जो ओपन वाला, इस अनरजिस्टर्ड है वो अभी एडमिन ने शायद इसको शेयर भी कर दिया है, इसको आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। जिसने ज्वाइन नहीं किया कमेंट में जाए ज्वाइन कर लो, ठीक है। सेकंड ये है नंबर 2 कि आपको, ये मेरा नंबर है खुद का, ये मेरे बच्चा आप सेव कर लो, ये इसके थ्रू हम राब्ते में रहेंगे। और इसके बाद जो FB पेज है, फेसबुक पेज है, या इसके अलावा हमारा जो YouTube का चैनल है, किसका, STT सॉल्यूशंस का, उसको जाके लाइक कर लो ताकि कम्युनिकेशन हमारी इजी हो जाए और राब्ते में हम रहते हैं। तो आपको जो ग्रुप होगा, ख़ास तौर पे जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसके थ्रू ये इनिशियल मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद हमारा पोर्टल और रजिस्टर्ड ग्रुप होगा, उसके थ्रू सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमारा मटेरियल जो होगा वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा, ठीक है, ये प्रिंटेड फॉर्म में है। ये आपको एडमिन फिर फॉर्म सर्कुलेट करेगी, आप अपना एड्रेस भेजिएगा तो आपको ये फिर बता दिया जाएगा कि कैसे आप इन मटेरियल्स को परचेज कर सकते हो और आप तक वो घर पे आ जाएगा, ठीक है। होप के सेशन वाज गुड फॉर यू। आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मेहनत की ज़रूरत है इस खास तौर पे इस बैच में, और रिक्वायर्ड मेहनत आपके उस्ताद ने कर ली है। अब आपकी बारी है, आए हाथ मिलाते हैं और बिस्मिल्लाह करके इस बैच को शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आप सब बच्चों के लिए दुआएं, प्यार। इंशाल्लाह ये बैच हमारा बहुत अच्छा रहेगा और आप सारे बच्चों के लिए मेरी दिल से दुआएं हैं। और आप भी अपने उस्ताद के लिए, अपने दोस्त के लिए दुआ करें। जैसे मैंने पहले कहा कि अल्लाह मुझे और ज़्यादा हिम्मत दे, और ज़्यादा तौफीक दे, और ज़्यादा एनर्जी और वक्त में बरकत डाले ताकि और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ आप बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।